रास्ता नहीं, वो घुमा के पूरा लेंगे, बढ़िया। इससे कुछ सोशल मीडिया में चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा। कोई अखबार में भेज दे। दोनों लोग इधर से करेंगे। अपने मूल्यों के प्रति अडिग हैं, विरोधाभास न उनके विचारों में है और न ही कृतित्व में। देश के वर्तमान रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जब उन्हें सक्रिय राजनीति में शामिल होने का सार्वजनिक प्रस्ताव मिला तो भी वे अपने सिद्धांतों से डिगे नहीं। राजनीति और पत्रकारिता के मध्य झूल रहे जीवन ने शिक्षक की राह चुनी और विद्यार्थियों पर समर्पित हो गया। लेकिन हमने जब उसको पढ़ा है तो हमें तो पूरी संतुष्टि मिली है। हो सकता है कि सब और आगे उसको पढ़ाना चाहें, लेकिन ये किताब अपने आप में बहुत बहुमूल्य है। वह तमाम सारी परिस्थितियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। पूरा ये जितना मैंने पढ़ा उसको पढ़ के मुझे हिंदी के कवि हैं उनकी एक लाइन याद आई, दुख आदमी को मांसता है, वो स्वयं मुक्त होना चाहे ना जाने, लेकिन जिन्हें वो मांसता है उन्हें यह सीख देता है कि दूसरों को मुक्त रखे। तो उस पंक्ति को मैंने इनके जीवन में उतरते देखा कि इन्होंने अपने स्कूल जाने के दौरान इतने मील का सफर करके एक बच्चा स्कूल जा रहा है, मतलब वो उस बच्चे में ललक है। वो डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा तो मैं कह सकती हूँ एकदम मेरा दिल भर आया कि वो गेट खुलता है और वो सामने बिल्डिंग देख के। आपकी नजर कहाँ जाती है, आप क्या बताना चाहते हैं? तो कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग या फिर पहले से किसी का अनुभव ना होते हुए उन चीजों को देखना, उन घटनाओं को देखना जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाते हैं। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आपके इस पूरे जीवन को मैंने देखा कि आपके साथ कई तरह का भेदभाव आया। जब आप साथियों के साथ किराए का मकान लेने गए और वहाँ पर यही कहा गया कि आपका जो चैप्टर है हर घर में तख्ती टंगी है ना, कि हरिजन और मुसलमान यहाँ पर नहीं आने चाहिए, और आप 3 साथी के साथ में थे और उस समय उन्होंने आपको अनिल वाजपेयी बना दिया, ठीक है ना। और आप चुप रह गए। यह इनकी ईमानदारी ही है जो 5 साल चेयरमैन रहने के बाद आज भी इनके ऊपर कोई 5 रुपए की उंगली नहीं उठा सकता है। हमारे यहाँ ऐसे कार्यवाहक चेयरमैन हो गए जिनके लिए आज भी हंसी मजाक में लोग कहते हैं भैया भंगी की झाड़ू मंगाने तक में इसने जो है कमीशन खा लिया। तो ये बहुत ही मुफलिसी का जीवन भी बड़े मजे से जी लेते हैं। जैसे कहना चाहिए कि एक कामयाब तरीन जिंदगी जीना और कोई पछतावा नहीं है एक ऊपर की। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि आपके मैं एक चीज और बता दूँ, आपको ये भी नहीं अंदाजा है कि आपके 2 स्टूडेंट हैं जो वाइस चांसलर बने हैं। एक तो स्टूडेंट का आपने नाम बताया और एक स्टूडेंट के आपके उसमें लेटर है परवेज कमर रिजवी, वो प्रोफेसर अलीगढ़ के, आपने उनको भी गाइड किया है, हाई स्कूल जो सबसे ज्यादा पढ़ाया है। इतना सहज लेखन, मतलब लेखन भी इतना सहज हो सकता है। जैसे कि प्रेमचंद के लेखन में कई बार बिल्कुल जो चित्रण होता है वो चित्र उभर के सामने आ जाता है। उस नूर ही नूर है, जानता है जमाना वो मशहूर है, जानता है जमाना वो मशहूर है, वक्त है सुबह का नूर ही नूर है। यहाँ पर सारे प्रबुद्ध जनों के संबोधनों से पता चला कि आपकी आवश्यकता अभी भी समाज महसूस कर रहा है, और आप तो जीते जागते भारत है कि 1980 का भारत, 1990 का भारत, आपके इस नूरे सफर से हम लोग परिचित हो रहे हैं। अच्छी कविता किसके लिए लिखी उनकी मार्केट पर की तो तुम्हारी याद आती है। जी 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 खुलासा बहुत खुलासा न कर दीजिएगा। देखिए ऐसा होता है, मंजिल जिन्हें मिली वो करे मंजिलों की बात,
हमने तो बस राहों के जज्बात उकेरे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत तो ये जो कार्यक्रम रखा गया, नूर सफ़र पुस्तक का नाम है और नूर सर हमारे सामने बैठे हैं। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा तो बहुत बाद में तय हुई, लेकिन इस किताब को लिखने की कोशिशें और वो जो विचार था वो करीबन 2 दिवाली पहले से आरंभ हुआ था। तमाम किस्से अपने जीवन के ये अक्सर सुनाया करते थे कि हमारे जीवन में ये हुआ, हमने ये किया, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत थी और उम्र का पड़ाव ऐसा था कि मुझे ये लगा कि इनसे कहना चाहिए कि आप ये सब चीज़ें लिख जाएं, भले उसकी अभी इम्पोर्टेंस ना हो, आने वाले वक्त में हो ना हो मैं नहीं पता, लेकिन मुकम्मल एक बार दस्तावेजीकरण हो जाता है कि आपने जो किया, जो जिया, वो लिपिबद्ध हो जाए। तो हमें ये बताते हुए आपको सभी को बहुत खुशी हो रही है, जहाँ पे लेखक आजकल बहुत दुरुस्त नहीं रहते या बहुत आलसी हो जाते हैं या काम को टालते हैं। ऐसे में इन्होंने इस आयु में भी जो भी अपने जीवन की यादें थी, संस्मरण थे, उसको सिलसिलेवार तरीके से जो है 1.5 साल तक व्हाट्सएप पर लिख करके भेजा। तो ये किताब जो है मुकम्मल हुई है, इसमें कई रातें और कई आंखों की स्क्रीन और लगभग 1.5 वर्ष तक इन्होंने व्हाट्सएप पर सब लिपिबद्ध करके भेजा, तो वो इस किताब के रूप में सामने आ पाई। तो मानस संगम प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया और ये किताब का विमोचन, और इस पर विमोचन तो एक बार इसका हो चुका, हालांकि मानस संगम के प्रकाशन के ही कार्यक्रम में, मगर लेखक की जो जितनी ऊर्जा लगती है वो प्रतिफूल तभी हो पाती है जब उस पर सामाजिक लोग, साहित्यिक लोग चर्चा करें, उस पर बात करें, उनसे सवाल जवाब करें। तो इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया कि नूर सफ़र जो पुस्तक है और इनका जो सफ़र है, तो उस पर एक पुस्तक परिचर्चा हो, और परिचर्चा क्योंकि साहित्य के बिना अधूरी रहती है, तो इसलिए जनवादी लेखक संघ का साथ और सहयोग लिया, और यहाँ पे जो साहित्यकार, जो लेखक मौजूद हैं, उन्होंने ये किताब पढ़ी और उसके बाद आज यहाँ पे वक्तव्य देने के लिए मौजूद हैं। और इस किताब में जो भी संदर्भ, जिन विषयों पर जो इन लेखकों ने पकड़ा, जांचा, देखा, समझा, उस पर न सिर्फ अपने बात विचार रखेंगे, क्योंकि नूर सर हमारे सामने हैं, तो उनसे सवाल जवाब का भी पूरा अवसर रहेगा। तो कार्यक्रम को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम चाहेंगे कि नूर सर, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के बुखार के चलते दवा खा पी करके बस से बिल्हौर से कानपुर आए हैं, तो क्रांति जी और सुमन भाला कटियार जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप दोनों लोग नूर सर का जो है शाल उड़ा करके सम्मानित करें। कोई भी कार्यक्रम छोटा हो या बड़ा हो, एक संरक्षक की आवश्यकता होती है। तो इस पूरे शहर में प्रख्यात और वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक, और हसरत मोहानी पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले, उनकी स्मृतियों को जिंदा रखने वाले शहीद नकवी सर हमारे सामने हैं। तो मैं चाहता हूं कि कटियार साहब और बालेंदु जी उनका भी जो है एक बार शॉल उड़ाकर सामने। आइए आइए, दोनों लोग इधर से करेंगे। कार्यक्रम में जितने भी लोग अभी मौजूद हैं, तो ज़्यादातर लोग एक दूसरे से परिचित हैं, सबका सबसे संबंध संपर्क है। अनीता दीदी से हम जनवादी लेखक संघ में जुड़े, उससे पहले क्रांति भैया से संपर्क बना, और उससे भी पहले जब प्रमोद तिवारी जी थे तब हमारा अरोड़ा सर के आना जाना था, और क्रांति भैया के माध्यम से ही ब्रजेश सर से संपर्क हुआ, और ये जो सिलसिले और रिश्ते बनते हैं। नूर सर बता रहे थे कि नकवी अंकल के पुराने घर में उनका आना जाना रहा है एक समय पे, जब प्यारे साहब लखनऊ बिल्हौर के जो चेयरमैन रहे वो जीवित थे। एक संबंध यहाँ पे नूर सर का डॉक्टर गया प्रसाद जी से भी रहा। तो जब पत्रकारिता का जीवन था नूर सर का, तो गया प्रसाद जी पर बिल्हौर में जितने भी अखबार निकलते थे उनमें सर्वाधिक लेख समय समय पर लिखने वाले नूर जी ही थे। तो मैं चाहता हूँ कि क्रांति जी ने जो उनको देखा सुना, किताब को जो पढ़ा, और नूर जी से जो परिचय इनका टेलीफोनिक रहा समय समय पे। एक मसलन मुझे किस्सा याद आता है, जब बिल्हौर में गया प्रसाद नगर जो बना है,
वो गया प्रसाद कटियार जी की याद में बनाया गया था, नामकरण किया गया था। अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने, प्रॉपर्टी डीलर थे कुछ लोग, उन्होंने ये कहने लगे कि ये तो हमारे पूर्वज थे गया प्रसाद अवस्थी, तो ये जमीनें यहाँ पे है, आप ले लीजिए। तो ये किस्सा हुआ, क्रांति जी ने बताया, नूर सर से पूछा गया, तो नूर सर का यही स्टेटमेंट था कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, आप तो वंशज हैं, आप रहिए जहाँ रहिए, ये काम हमारा है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का है, पत्रकारों का है, हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो मैं चाहूंगा क्रांति भैया आपसे हम शुरू करें। यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। बैठे बैठे बोल रहे हाँ, हो। सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और सभी किताब जो आप देखेंगे, अभी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्होंने कितनी कठिनाइयों से अपने एक लंबे जीवन संघर्ष जो इनका बचपन से लेकर के रहा है, पत्रकारिता के क्षेत्र में रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में रहा है, और आप बिल्हौर नगर पालिका के चेयरमैन भी रहे हैं। तो कई जो राजनीतिक उतार चढ़ाव होते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में होते हैं, कई ऐसे संदर्भ आते हैं, कई जगह ऐसे आते हैं जहाँ आदमी का मन विचलित हो जाता है, परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं होती हैं, निराशा सी होती है, लेकिन उन सबसे उभरते हुए उन्होंने अपने जीवन संघर्षों पर डाला। लेखक कभी भी अपनी किसी भी कृति से आत्मसंतुष्ट नहीं होता है, पूरी तरह नहीं होता है, तो सब संतुष्ट नहीं हो सकते, लेकिन हमने जब उसको पढ़ा है तो हमें तो पूरी संतुष्टि मिली है। हो सकता है कि सब और आगे उसको पढ़ाना चाहें, लेकिन ये किताब अपने आप में बहुत बहुमूल्य है। वह तमाम सारी परिस्थितियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कई परिस्थितियों से जूझने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है कि सर ने कहा था और सर चाहते तो आज ये बहुत ऊपर होते, क्योंकि इनको कई बार ऐसे मौके राजनीति में मिले हैं जहां पर ये ऊंचाइयों पर जा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना उस तरफ ध्यान अपने सिद्धांतों से, अपनी जो विचारधारा है उसके साथ समझौता नहीं किया। तो इतिहास केवल एक गड़े मुद्दे नहीं होते, इतिहास से हमारा वर्तमान बनता, वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है। तो सर हमारे बीच में है, ये हम लोगों का सौभाग्य है, इतनी वृद्धावस्था में इन्होंने एक ऐसा कार्य किया है। और ये किताब आगे हम इसको और कोशिश करेंगे कि अच्छे पब्लिशर से छप कर आए, है ना। तो जो जैसा है, लेकिन सर का हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रारूप में जो दर्शकों की जो प्रतिक्रिया होगी, जो चर्चा होगी, उसके आधार पे होगी। वक्तव्य देने के लिए जो 3 वक्ता मौजूद हैं वो अपना वक्तव्य देंगे, किताब पर प्रतिक्रिया देंगे, जो प्रश्न जहन में होंगे वो आपसे पूछेंगे, उसके बाद हम मुख्य अतिथि जी को सुनेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि नूर जी का व्यक्तित्व अभी जो उनसे अनजान है या जो इस वीडियो में देखेंगे उनसे परिचित होंगे, तो उनका इंट्रोडक्टिव और एक ये कह लीजिए मेरे द्वारा ही लिखा गया, इस पुस्तक में भी प्रकाशित है, तो मैं वो उसको पढ़ना चाहता हूँ आप सबके समक्ष। स्वागत। हाँ, तो ये केवल इसलिए है कि जो परिचित है वो एक बार जान जाएंगे। हमने बहुत अच्छा लिखा है। मैंने लिखा है, वही मैं उसको वाचन कर रहा हूँ। मैंने श्री नूर इदरीसी जी का दीदार अपनी जन्मस्थली बिल्हौर में अपने बचपन से किया। मेरे बाल मन में उनकी कई छवियां स्थापित हैं। वक्त के साथ उनके चेहरे की तस्वीरें बदली, लेकिन तासीर नहीं बदली। वही तेवर, वही शालीनता, वही वाक्यपटुता। शब्द संसार में क्षेत्रीय भाषाई प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे किसी भाव की प्रस्तुति के लिए किसी भाषा का कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा, नूर इदरीसी जी इसमें पूर्णतः दक्ष हैं। वे अपने लेखन में भाषाई गरिमा के साथ भाव प्रस्तुति में सक्षम व्यक्ति इसलिए हैं क्योंकि उनके जीवन का एक पक्ष नाटकों के निर्देशक होने का भी रहा है। मेरे जन्म के 2 साल बाद वर्ष 2000 तक वे बिल्हौर नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे थे। वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में जिस शैक्षिक संस्था में सेवाएं दे रहे हैं उसकी स्थापना मेरे बाबा और उनके करीबी मित्रों में रहे श्री त्रिपुरारी शरण श्रीवास्तव जी ने की थी, जिसके चलते उनका घर में आना जाना था। संभवतः उनके संवाद के किसी कथन से ही मेरी दिलचस्पी उनमें पैदा हुई होगी, अन्यथा बिल्हौर निवास पर बाबा से मुलाकात करने वाले लोगों की संख्या में कई किरदार शामिल थे। वे वर्षों बरस बिल्हौर इंटर कॉलेज के चर्चित सांस्कृतिक कार्यक्रमों के सूत्रधार रहे। आदरणीय नूर इदरीसी जी, जिन्हें मैं भी निजी व सार्वजनिक रूप से बाबा कहकर संबोधित करता हूँ, संघर्ष की पटरी पर दौड़ते उनके जीवन में उनका सम्मान व उपेक्षा दोनों शामिल हैं।
जीवन के तमाम दर्दों, हालातों और हादसों के सामने अक्सर व्यक्ति झुक जाते हैं, लेकिन नूर जी ऐसी चुनौतियों को अपनी सीढ़ी बनाकर अपना जीवन जीते गए। साल में सिर्फ 48 दिन यानी संडे संडे जिंदगी जीने वाले कारपोरेट मजदूरों से जब मैं कहता हूं कि जिंदगी खुद से अपने हिसाब से चला रहे हो तो जरा रोक कर दिखाओ, तो उनका उत्तर और क्रियाशीलता दोनों शून्य हो जाती हैं। नूर इदरीसी जी ने अपने जीवन के तमाम रंग और रास्ते न सिर्फ देखे बल्कि उनको मुकम्मल रूप से जिया भी है। कभी विक्रेता, कभी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, प्रधानाचार्य, तो कभी पत्रकार और नेता। ये वो तमाम लहरें हैं जो जाने अनजाने नूर जी के जीवन को बनाती गईं। आपके घर की सीमाओं के भीतर बसा देश हो या प्रदेशों की लकीरों से बना देश, सब जगह विचारधाराओं का टकराव होना तो स्वाभाविक लोकतंत्र देश में लाजमी है, मगर इसमें इसके विपरीत सांप्रदायिक और धार्मिक उन्माद के बीच कई बार शीर्ष पुरुषों को आरोपों की मूर्ति बनना पड़ता है। धार्मिक उन्माद से पैदा हुआ संघर्ष मूर्खता की पराकाष्ठा है। क्रिया पर प्रतिक्रिया होती रहती है, मगर कई बार इसका शिकार न्यायप्रिय, अमन पसंद व्यक्तियों को बनना पड़ता है। नूर जी के हिस्से में आए कुछ किस्सों पर गौर किया जाए तो महसूस होता है कि इस देश में एक समय मुसलमान होना भी आसान नहीं था। छुआछूत के रवैयों से नूर जी का जीवन अछूता नहीं है। तमाम क्षेत्रीय संघर्षों के बीच मार्मिक मिजाज के नूर जी ने वो ही किया जो उन्हें ठीक लगा। इस जीवन चरित्र को बारीकी से पढ़ेंगे तो नूर जी की यथार्थकारी आत्ममुग्धता के अतिरिक्त बहुत कुछ सीखने समझने के साथ ही आपको यह एहसास होगा कि वे मन, कर्म, वचन से एक ही हैं। अपने मूल्यों के प्रति अडिग हैं। विरोधाभास न उनके विचारों में है और न ही कृतित्व में। देश के वर्तमान रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा जब उन्हें सक्रिय राजनीति में शामिल होने का सार्वजनिक प्रस्ताव मिला तो भी वे अपने सिद्धांतों से डिगे नहीं। राजनीति और पत्रकारिता के मध्य झूल रहे जीवन ने शिक्षक की राह चुनी और विद्यार्थियों पर समर्पित हो गया। ऐसा व्यक्ति जिसने सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों का प्यार पाया हो, ऐसा व्यक्ति एक धर्म और मजहब में जन्म लेने के बावजूद सभी धर्मों को न सिर्फ पढ़ने व जीने की कोशिश करता है बल्कि मथुरा वृंदावन के मंदिरों पर शोध कार्य भी कराया हो। ऐसे व्यक्ति के अनुभवों से सिर्फ उसके करीबी विद्यार्थी या परिवारजन ही क्यों लाभान्वित हो, इस विचार से मैंने उन्हें प्रेरित किया कि अपनी जीवन की घटनाओं, कोशिशों व परिणामों को आत्मकथा के रूप में लिपिबद्ध करें ताकि भविष्य आपके अतीत को प्रयोग में ला सके और आने वाला वक्त आपका उचित मूल्यांकन कर सके। मुझे ये उल्लेखित करते हुए हर्ष हो रहा है कि 84 वर्षीय नूर इदरीसी जी ने खराब स्वास्थ्य, मानसिक उलझाव के बावजूद अपनी यादों को एक जगह एकत्र करने का काम अपने फोन के माध्यम से किया है। यानी जो पुस्तक मेरे और आपके हाथों में है, इसके शब्द मोतियों को लेखक ने तकनीकी चुनौतियों को पार कर फोन में ही टाइप किया है। इसके संपादन व प्रकाशन का कार्य मुझे मिला। सौभाग्य की बात है और ये भी आशीर्वाद जैसा ही है कि ये कृति हमारे प्रकाशन की पहली पुस्तक है। मुकम्मल हो गया बस सेमिनार तुम्हारे साथ। ये इंट्रोडक्टिव था, सब कुछ कह दिया तुमने, सब कुछ कह दिया जी। तो जो भी दर्शक हैं और जो लोगों हैं, तो एक मुकम्मल जो 84 वर्ष की जीवन यात्रा रही उसको बताने की कोशिश करी। अब मैं चाहता हूं कि इस किताब पर जो विषय विशेषज्ञों ने और जो साहित्यकारों ने, लेखकों ने जो पढ़ के अपनी प्रतिक्रिया वो व्यक्त करें, तो इस कड़ी में किससे आप लोगों में से किससे शुरुआत करी जाए, जैसा आप बताएं। आप अनीता जी से शुरू करते हैं। तो प्रखर ने मुझे जिक्र तो इस किताब का सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने अपने सफर को जो दर्ज किया है कि हम सब लोग जान सके कि एक आम आदमी का भी सफर कैसा रहता है और वो कौन कौन सा मुकाम हासिल कर सकता है। जबकि हम लोग बस यही सुनते आए कि लोग चाय भी बेचते तो उसको इतना महिमा मंडित कर देते हैं। तो उनके लाइफ की स्ट्रगल हम देखते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने कौन कौन से स्ट्रगल अपनी लाइफ में किए। तो हम प्रखर से सुन बहुत दिनों से रहते कि वो एक ऐसी किताब पे काम कर रहे हैं, तो लगता था हाँ कुछ कर रहे हैं, कुछ होगा। फिर अभी 2-3 दिन पहले मुझे एक PDF भेजा कि इस पर आपको बोलना है, तो मैंने वो PDF, उसके बाद मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई तो मैंने सरसरी तौर पर ही देखा था वो PDF। तो हमने कहा भी प्रखर से, अरे ये कुछ नगर पालिका का जल संकट ही तुमने क्या भेजा है।
मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया उस पर, लेकिन मैंने कल रात में बैठ कर उसको पढ़ा तो मैं बहुत हैरान रह गई। यार ये तो बहुत अहम काम कर रहे थे नूर साहब, ये कौन इतना स्ट्रगल करता है, जितनी बातें उसमें आई हैं। फिर मेरी और दिलचस्पी हुई तो हमने इससे कहा कि तुम जरा मुझे विषय सूची भेजो। तो मैंने पूरी विषय सूची भेजी कि कौन कौन से टॉपिक है, इसमें क्या है। तो मुझे लगा कि अरे इन्होंने तो बहुत कुछ काम किया है। फिर थोड़ा मुझे और उत्सुकता आई, थोड़े लाइफ के हिस्से भी थोड़े थोड़े पढ़े, जितने कम टाइम में जितना मैं पढ़ सकती थी। तो पूरा ये जितना मैंने पढ़ा उसको पढ़ के मुझे हिंदी के कवि है गे, उनकी एक लाइन याद आई, दुख आदमी को मांसता है, वो स्वयं मुक्त होना चाहे ना जाने, लेकिन जिन्हें वो मांसता है उन्हें यह सीख देता है कि दूसरों को मुक्त रखे। तो उस पंक्ति को मैंने इनके जीवन में उतरते देखा। इन्होंने अपने स्कूल जाने के दौरान इतने मील का सफर करके एक बच्चा स्कूल जा रहा है, मतलब वो उस बच्चे में ललक है, वो डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा तो मैं कह सकती हूँ एकदम मेरा दिल भर आया कि वो गेट खुलता है और वो सामने बिल्डिंग देख के, एक बच्चा जो गांव से आया उसने कभी देखा नहीं था ये सब, और वो बिल्डिंग देख के हैरान है स्कूल की। तो वो बिल्डिंग देख रहे थे, मील का सफर करके आ रहे, अपना घर छोड़ के बहन के घर में रह रहे, वहां से स्कूल जाना, वो स्ट्रगल करना, फिर कैसे कैसे करके जो भी मुकाम हासिल किए। उसके बाद जो मुझे वो एक और चैप्टर है जो धार्मिक रूप से मैं कहूंगी कि अभी प्रखर ने कहा एक समय में कितना मुश्किल था, नहीं, एक समय में उतना मुश्किल नहीं था जितना आज के समय में मुश्किल है। बिल्कुल सच बात, ये हिंदू मुसलमान वाली बात, क्योंकि आ जाता आप उसमें पढ़ेंगे, ठीक है ये था कि ब्राह्मण ऐसा मानते थे, मैंने अपने घर में भी कभी बचपन में देखा है, बर्तन अलग है, ये अलग है, नफरत नहीं थी, ये नहीं था। आप ये सब कर सकते हैं, जैसा कि नूर साहब की किताब में भी है कि शुक्ला जी का लोटा रखा था तो उनको उससे दिक्कत हुई, पानी पी लिया, लेकिन जब वो बीमार पड़े तो शुक्ला जी पूछने आए। तो ये कहीं ना कहीं बाकी था कि अंदर से ये नफरत नहीं है कि शुक्ला जी सोचेंगे नूर साहब मर जाए। अभी ये है कि ये छुआछूत भले ना हो, पर शुक्ला जी सोचेंगे कि नूर साहब मर जाए, हमला कर दो, ये मर जाए, तब ये हो जाए। तो ये जो ताना बाना खराब हुआ है कि उस नूर साहब के समय में ये नहीं था, ये छुआछूत के रूप में था। जो हमारे यहाँ जो जिस तरह की व्यवस्था रही है ब्राह्मण्स द्वारा बनाई गई, वो दलितों के भी साथ रही, हम सब जानते हैं, उस पर मैं बहुत नहीं जाऊंगी, वो रही है बेशक, लेकिन हमारा जो नफरत की वजह से ताना बाना और हमारी जो साझी विरासत तहस नहस हुई है, वो अब जो है वो तब नहीं थी। अब ज्यादा चिंताजनक हाल है, जो नूर साहब के बचपन में वो हाल नहीं था, अब जिस पे हमें अफसोस करना चाहिए। खैर, लेकिन उनके मन में कोई मलाल नहीं, उन्होंने बाद में बहुत तारीफ भी लिखी कि किन किन लोगों ने उनका साथ दिया इस सफर में, उसमें हिंदू थे, बहुत दोस्त रहे हैं उनके। और उसके बाद जो मैंने ये नगर पालिका वाला सारा पढ़ा, तो उसमें मैं उनका स्ट्रगल देखती हूँ कि वो हैंडपम्प लग जाए, लोगों को पीने का पानी मिल जाए, उसके लिए उनके मन में कितनी परेशानी है, वो हो रहे हैं, बार बार दौड़ भाग कर रहे हैं, किसी तरह ये हो जाए, पास हो रहा है कोई प्रस्ताव तो फिर उनको ही लोग वहां पे नहीं बता रहे कि क्या हुआ, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन उनको क्या कर रहा है। वो फिर उनके वेतन के लिए परेशान होते हैं, उनको उनका वेतन मिल जाए, वेतन मिल गया, फिर सब कहते हैं इनसे चाय पी कर जाओ, तो इतना अच्छा लम्हा कि सब इतने खुश है, 6 महीने से रुका हुआ वेतन। तो मतलब मैं इनके एफर्ट देखती हूँ कि ये लगातार लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने का सोचते रहते हैं, बिना इसके कि इनको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो मुझे एक शेर याद आता है, साहिल पे लोग यूं ही खड़े देखते रहे, हम दरिया में उतरे तो दरिया उतर गया। तो मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं की कि क्या हमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, बस हमें एफर्ट करना है। हैंडपंप नहीं लग रहा है उसकी कोशिश करनी है, सड़क नहीं बन रही है तो हमें उसकी कोशिश करनी है, फला जगह का चबूतरा टूटा है, और ये सारे काम जिस उस पे ये थे उस पे बहुत चांसेस होते हैं कि आप बहुत पैसे बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता है, कहीं कोई लालच नहीं दिखता है कि हम इससे कमाई कर लें, हम इससे ये कर लें। कोई इस तरह का ये नहीं है, कहते जिसको कि एकदम निस्वार्थ सेवा भाव से वो करना है, एक अपने काम को एक मिशन की तरह करना है कि हमारा ये मुझे करना है, लोगों के लिए करना है, इसमें अपना कोई नहीं कोई नाम भी हो जाए इसकी भी कोई चाह नहीं दिखी मुझे उनकी राइटिंग्स में कि इससे मुझे कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल हो जाएगा। वो सिर्फ लगातार एक प्रयास दिखता गया कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है।
तो एक इनकी जो पूरी, अब मुझे बहुत उत्सुकता है, ये जाहिर है मुझे आज ये मिले कि मैं पूरी उस किताब को पढ़ूंगी और बेशक मैं उस किताब के बारे में कई जगह लिखूंगी, इसकी कोई समीक्षा लिखूंगी, क्योंकि मैं काफ़ी प्रभावित हुई उनके स्ट्रगल को पढ़ के कि स्ट्रगल को महिमा मंडन आप इतना सा करें, उसको बढ़ा चढ़ा के इतना बताने के दौर में आप बहुत कुछ करें और बहुत संकोच से अपनी बात सामने रखें, ये आसान नहीं होता है। तो वो नूर जी ने वो काम किया है कि अपने उस सफ़र को बहुत संकोच से जाहिर किया है कि मैंने ये किया, बस ये किया, कह दिया है। और अभी जब प्रखर ने परिचय दिया तो मैं बहुत हैरान रह गई कि उन्होंने वो नाटकों से भी जुड़े रहे हैं, पत्रकारिता वाला तो मैंने देखा है, सामाजिक काम किए हैं, शिक्षक की भी इच्छा थी, वो नहीं हो पाई, लेकिन मतलब कितने काम इन्होंने किए हैं, कितना कुछ करना चाहते थे। ITI कोर्स भी कर चुके हैं। ITI का भी कोर्स किया और लोगों हर चीज, मतलब उसके बाद भी सामाजिक कार्य भी चलता रहा। तो मैं इस तरह से इनके इस जीवन के सफर से बहुत प्रभावित हुई और मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मैं प्रखर को भी बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इसको दर्ज करवाया को लिए कि इस रूप में सामने आ सका। अभी और लोगों को भी अपनी बात कहनी है, तो बस मैं इनके पूरे सफर को जो जितना मैंने पढ़ा, अब आगे मैं विस्तार से पूरी किताब पढ़ूंगी तो और कुछ कह पाऊंगी। बस इसको इनके मैं जीवन को पूरा इस तरह से, जॉन एलिया साहब का एक शेर है, वो याद आ गया पूरे इनके सफर को पढ़ के, उसी से मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग इनके ऊपर ये पूरी तरह से लागू होता है। ये शेर इस तरह से है कुछ कि जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज में गंवाने का, जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज में गंवाने का। तो इन्होंने जिंदगी के हर लम्हे को अपने अंदाज से जिया है, किसी उसमें नहीं जिया है कि किसी पर्टिकुलर खांचे में, किसी स्वार्थ से या किसी लाभ से। वो जैसे चाहे उनका जब जो जी चाहा वो किया है, उसके क्या रिजल्ट आएंगे उसका कोई परवाह नहीं की है। और ऐसे लोग वाकई में आज कम होते जा रहे हैं, हमें ऐसे बहुत सारे नूर साहब जैसे लोगों की ज़रूरत है। बहुत बहुत मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और उनके लंबी आयु की कामना करती हूँ। धन्यवाद। ये बात आपने बिल्कुल सच कही कि ऐसे बहुत सारे नूर जी की आवश्यकता है और बहुत सारे लोग ग्रामीण आंचलिक इलाकों में ऐसे हैं जिनका जीवन के अलावा उनका वर्तमान भी बड़ा रोचक है। क्योंकि नूर सर पत्रकारिता और शिक्षक और साहित्य से जुड़े रहे, इसलिए इनकी कलम बड़ी मजबूत थी, जो कि पाठक देखेंगे भी। लेकिन क्योंकि लेखक संघ के लोग मौजूद हैं तो एक मेरे मन में भाव आया, उसका प्रस्ताव के रूप में अगर आप समझें कि इस तरीके के जो लोग हैं जिनकी कहानियां, किस्से और कुछ बड़ा काम उन्होंने किया है, भले ही वो आंचलिक इलाकों में हैं, वो लिख नहीं पाते अपनी बात को, वो अगर उनकी कहानियां, किस्से जो है हमारे लेखक संघ के लेखक ड्राफ्ट करें, आर्टिकल्स में तब्दील करें, तो बहुत कुछ प्रेरणादायी हो जाएगा समाज के लिए भी, और ऐसे लोगों की बातें समाज जी उसका उनका संप्रेषित होगा। और कहीं ना कहीं ये एक पुरस्कार भी होता है उस व्यक्ति के जीवन के लिए जो उसने जिया और कुछ नया किया। क्योंकि नूर सर ने भी इसी तरीके से लोगों को जोड़ा, सामाजिक लोगों को। मुझे एक किस्सा याद आता है, कानपुर नगर निगम ने सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में तमाम नगर पालिकाओं के अध्यक्ष मौजूद हो गए, बैठ गए आकर के, मगर वहां पर कोई पूछने वाला नहीं था कि आप लोग कौन है, कहाँ से आए। कोई चाय नाश्ता न तो अतिरिक्त है, लेकिन मीटिंग में क्या होना है, क्या डिस्कशन होना है, कुछ नहीं। एक कमरे में ले जाके सभी नगर पालिका के अध्यक्षों को बैठा दिया गया। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, तब नूर जी खड़े हुए। उन्होंने कहा कि ये हम लोगों का एक अपमान जैसा है, हम अपनी नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम कोई सरकारी सेवक नहीं है। तो उन्होंने वहां पे बातचीत रखी और सभी नगर पालिकाओं के अध्यक्षों का एक समूह, एक यूनियन बना दिया। तो वहां पे लोगों ने कहा कि इस संस्था जो आप बना रहे हैं, जो नगर पालिका अध्यक्षों के संघर्षों और उनके हितों पर काम करेगी, इसके आपने ही बनाया है, अभी अभी बात हुई है, तो इसके अध्यक्ष भी आप हो जाइए। तो इन्होंने कहा कि अध्यक्ष जो होता है उसको आने जाने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तमाम नगर पालिकाओं में मुझे जाना पड़ेगा, मेरे पास इतना अर्थ नहीं है, तो अध्यक्ष तो मैं नहीं बनूंगा। फिर किसी दूसरे पद पे इनकी नियुक्ति हुई, अध्यक्ष कोई और हुआ। लेकिन वो संस्था बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे समय पे बना देना जहाँ पे आपको लग रहा हो कि हम सबको बुला लिया गया और हमारा अपमान सा हो रहा है और ये सब बैठे हैं और ये सब चले जाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक मजबूत काम हो जाए। तो
ये किस्सा मुझे याद आया। एक और किस्सा नूर सर से जीवन से ही जुड़ा था, वो हम आगे बताएं, और उससे पहले जो हमारे दो वक्ता हैं वो अपनी बात रखें, और नूर सर भी क्योंकि बैठे हैं सुन रहे हैं, तो कोई भी प्रश्न जो भी हो वो भी हमारे जो वक्ता हैं वो कर सकते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में एक भूल चूक ये हो गई कि जो पुस्तक के 5 सेट रखे हैं नूर सर के सामने, उसको खोल के उसका विमोचन नहीं हुआ। ठीक, अगर तुम भी राजेश सर। सबसे पहले तो मैं शकर तुमको बधाई दूंगा कि इस किताब को लिखने के लिए तुमने नूर साहब को प्रेरित किया और ये बात कही, और उनको देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए तुमको लगा कि ये लोगों के सामने आए तो प्रेरणा बनेगी औरों के लिए भी कि किस तरह जीवन को सहज जीते हुए कैसे काम होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा कि आप दैनिक सहारा से जुड़े, और दैनिक सहारा का जब कानपुर में स्थापना हुई माल रोड पे, तो मेरा भी वहाँ पे काफी आना जाना रहा। कमलेश जी थे, चंद्रेश जी थे, रामेश चौहान, चंद्रेश जी मूल उसमें देख रहे थे, कमलेश जी व्यवस्था देखते थे, सामने उनका पेट्रोल पंप था कमलेश जी का। तो एक बहुत जिसने संस्मरण भेजा उसमें एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि जो पहला लेख आपने लिखा वो लेख था कि एक किसी गरीब दो लड़कियों की शादी हुई और उसके कुछ मित्रों ने बोलने के बराबर और उसकी चंद्रेश जी ने बड़ा स्पेस दे के छापा और उसकी तारीफ की। तो एक छोटी सी तारीफ किसी के जीवन की दिशा निर्धारित करती है, इसलिए हमें तारीफ करने में संकोच नहीं करना चाहिए। और पत्रकार होने के लिए आजकल तो मास कम्युनिकेशन वगैरह तमाम कोर्स चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इस लेख को पढ़कर मुझे ये लगी कि आपकी नजर कहाँ जाती है, आप क्या बताना चाहते हैं। तो कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग या कोई पहले से किसी उसका अनुभव ना होते हुए भी उन चीजों को देखना, उन घटनाओं को देखना जो मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाती हैं और उनको सामने लाना, ये गिरीश जी में गया। और इस तरह से जितने भी आगे पत्रकारिता के इनके संस्मरण आए सामने, उनके लिए और इनके जीवन के कई हिस्से मैंने देखा रहे। 4 मुख्य रहे, एक तो पत्रकार बन के जीवन को जिया, राजनीतिक बन के जीवन को जिया, सामाजिक कार्यकर्ता बन के जीवन को जिया। तो एक बहुआयामी व्यक्तित्व सामने आता है इनका, कितनी तरह से मतलब इन्होंने काम किया। और जैसे इसने अभी घटना वो बताई प्रखर ने, वो भी महत्वपूर्ण घटना थी। और अनिता जी ने पानी के लिए उसमें आप उसके एमएलसी के पास गए और 2 हैंडपंप सैंक्शन हुए, योगेंद्र से तब है ना। तो उन्होंने कहा कि इसके पहले भी सैंक्शन हो चुके थे, लेकिन अगर आप ये कहें तो जिम्मेदारी लें तो मैं 2 अभी सैंक्शन थे और 2 लिखा वो एमएलसी थे हमारे। और एक सहज जीवन जीते हुए कैसे आप सहजते हस्ते जगह, और आपका हर कार्य जन सामान्य के लिए, जन सामान्य के जीवन में कुछ ऐड करता है। पहाड़ तुम्हारे शिखर तक जो पहुंचे, कुछ भी विशेष नहीं था उनके पास सिवा शिखर तक पहुंचने की अनंत अभिलाषा के। इतनी सहजता से जीते हुए आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते चले जाते हैं और चीजें करते हैं, विपरीत स्थितियों के भी, अभावग्रस्त जीवन के भी, फिर भी। और सबसे बड़ी बात तो ये लगी इस उम्र में भी अपने को व्यक्त करने में जितना आपने किया, और आधुनिक टेक्नोलॉजी में ये जैसे ये बता रहा है कि व्हाट्सएप पे पूरी किताब लिखी,
इतना आसान नहीं था वो। मैं कल बधाई देता हूँ आपको, और आपकी पुस्तक लोगों के लिए, लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनेगी। किस तरह से साधन ना होते हुए भी चीजें होती हैं और लगातार उनको प्रेरित करती रहेगी। धन्यवाद। दीदी अब जो हमारे तीसरे वक्ता हैं वो प्रख्यात लेखक तो हैं ही, जनवादी लेखक संघ के सदस्य और पदाधिकारी भी हैं। इसके अतिरिक्त कई किताबें लिख चुके हैं और ये किताब बहुत बारीकी से पढ़ते हैं और वो प्रश्न भी बड़े अच्छे लेकर के आते हैं हमेशा तैयारी के साथ। तो देव कबीर भैया से हम कहेंगे कि आप जो है, जो आपने समझा महसूस किया, किताब के अतिरिक्त भी जो आपने जो सिमिलैरिटीज देखी, जिन मुद्दों और मूल्यों पर आप काम कर रहे थे दलितों के संघर्ष को लेकर के, उस विषय पर भी जो जो है अपने किताब में वो चीज़ें जो महसूस करी वो आप साझा करें। और क्योंकि आप तीसरे वक्ता हैं, जो वक्तव्य की सूची थी हमारी ऑफिशियली उसके तीसरे वक्ता है, अंतिम वक्ता नहीं है, तो जो भी प्रश्न हो वो भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद प्रखर जी। नूर साहब, आपको आपका इस्तकबाल है कानपुर में, और एक पूरे जीवन को आपने लिखने का जो काम किया है। और मैं, क्योंकि मुझे 1-2 अध्याय ही इन्होंने PDF में भेजे थे, जो खास कर ये चाहते थे कि मैं उन विषयों पर बात करूँ जो आपके साथ भेदभाव हुआ धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, उस पर ही केंद्रित जो सब्जेक्ट थे, विषय थे, वो ही इन्होंने मुझे वही चैप्टर 2-4 भेजे थे। तो मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आपका नाम इदरीस है। इदरीसी? हाँ, इदरीस या इदरीसी, मेरे ख्याल से उसका मतलब अध्ययनशील ही होता है, नहीं, पढ़ने वाला। एक पैगंबर थे इदरीस अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर है इदरीसी। अच्छा, उनके जो मानने वाले फॉलोअर्स वैसे इदरीस का अर्थ अध्ययनशील भी होता है, पढ़ने वाला भी होता है और व्याख्याकार भी होता है। तो आपने अपने जीवन में जो इसमें दर्शाता है कि आपने काफ़ी गहराई से अध्ययन किया, पढ़ने में आप शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे थे, और इस पुस्तक को पूरा लिख करके आपने व्याख्या भी कर दिया है। तो पूरी तरीके से आपने नाम के सारे अपने अर्थ को पूरा कर दिया है। दूसरा ये कि एक शेर के साथ कहूँगा, वसीम बरेलवी साहब का शेर है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका तो हर बात सुनी जाती है। ओके, तो आपके इस पूरे जीवन को मैंने देखा कि आपके साथ कई तरह का भेदभाव पाया। जब आप साथियों के साथ किराए का मकान लेने गए और वहाँ पर यही कहा गया कि आपका जो चैप्टर है, हर घर में तख्ती टंगी है ना, कि हरिजन और मुसलमान यहाँ पर नहीं आने चाहिए, और आप 3 साथी के साथ में थे और उस समय उन्होंने आपको अनिल वाजपेयी बना दिया, ठीक है ना? और आप चुप रह गए। मुझे लगता है शायद इसलिए आप चुप रहे कि अगर मैं कहता हूँ तो ये भी ना निकाल दिया जाए, वरना मुझे लगता है कि आप जरूर ठोक देते, बताते अपनी सच्चाई कि भाई मैं नहीं हूँ। ये में चले गए आप। वो असल में ये हुआ जी, जो वो मकान, 2 विधवाएं थी मशहूर में मराठी जी, तो उनका मकान था, अंदर मंदिर था जी, तो पूरा इंटरव्यू लिया उन्होंने। उसके बाद में हम ही बात कर रहे थे, फिर उन्होंने रिटायर्ड हेडमास्टर बुलवाया पंडित जी, वो आए तो उन्होंने सब हम लोगों का क्लियर, हम ही बोल रहे थे तो पूरा समझा। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग अच्छे हैं और दिखाइए नाम। हम 4 लोग थे, हमने राम कुमार शुक्ला का लिखा दिया, श्रीनारायण कटियार लिखा दिया, राम अवतार कटियार। कहने लगे आप, हमने कहा हमारे 40 लोग हैं अब मैं कहीं और रहूँगा, तो हम सबको पहले एडजस्ट करते हैं, उसके बाद हम भी कहीं रुक जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे बात हुई थी, आपके संस्कारों को देखकर मकान में दे रहा हूँ जी, आप नहीं रहेंगे तो मैं नहीं रहूँगा, आपको रहना पड़ेगा। तो हमने बहुत बातें करी। तो राम कुमार शुक्ला बोले, अचानक बोले, अरे वाजपेयी जी आप बहुत जिद्दी हैं, देखो पंडित जी अनिल कुमार वाजपेयी और अनिल कुमार वाजपेयी। हालांकि बड़ी विडंबना वाली बात है, हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन ये होता है, नहीं होता है, होता है। मैं भी अपनी फ्रेंड तलत को तुलसी
बना चुकी हूँ। मैं बिल्कुल असहाय था। मुझे मालूम है। हाँ बिल्कुल आप असहाय थे, बिल्कुल असहाय थे। फिर 50-50 घर आया, घर से सामान वामान ला के जब ले गया, पहली रात जो रुका जी। बाहर 4-5 डाल जी। बिठूर में, तो मुझे ऐसा आभास हुआ कि जैसे पूरा बिठूर जान गया है कि मैं यहाँ छद्मवेश में रह रहा हूँ, अभी सब लोग आएंगे लाठी डंडे लेकर के और मेरी जरूरत पड़ रही है। तो रात भर मैं बहुत परेशान रहा, मेरी अंतरात्मा मुझको बहुत दिक्कत दी। सुबह हुआ मैं सीधे डायरेक्ट गया प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में और हमने आज्ञा मांगी और उनसे हाथ जोड़ के कहा कि सर मुझसे एक अपराध हो गया है। तो वो एकदम से उचक पड़े, क्या हो गया? मार मूर नहीं डाला किसी को? हमने नहीं, मुझसे सामाजिक अपराध हुआ है। ये सामाजिक अपराध क्या होता है? तो हमने उन्हें पूरी बात बताई, क्योंकि मैं जिससे अनिल कुमार वाजपेयी के रूप में रह रहा हूँ, जिससे कि आपको जानकारी रहे, कोई बात आवे तो आप कहने मेरी जानकारी में है। तो उन्होंने सारे टीचरों को बुलाया, अरे आप सब लोग उनको अनिल कुमार वाजपेयी ही कहेंगे। तो वो पूरा वर्ष बीत गया और सब लोग हमको अनिल कुमार वाजपेयी ही कहते रहे। लेकिन मैंने इतना किया कि ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि ये जो गैर स्वामिनी है, इनको बाद में मालूम हो कोई मुस्लिम था तो उन्हें अच्छा न लगे। अंदर मंदिर था, मैं नहीं गया कभी और बड़ा वो करता रहा। उसके बाद में बड़ी लंबी गाड़ी है, लेकिन जब चले वहां से तो खूब साफ सफाई करके चले आए। फिर एक बार हम पीटीआई दोस्ती थी तो उन्होंने रोक लिया, तो उनके यहाँ खड़े थे हम। प्रतिदिन वाल्मीकि आश्रम वो घाट था, तो प्रतिदिन जाना, गंगा जी का स्नान करना प्रतिदिन, गंगा ही जल पीते थे क्योंकि बिल्कुल का पानी बड़ा खाली था। बरसात में फिर डाल के पीते थे। तो दोनों, मैं एक को माता जी कहता था, एक को दीदी कहता था। दोनों लोग जो है देख के चौंक पड़ी। तू आया? हमने कहा, क्योंकि हाँ मैं, तू कहता था मैं तेरी माता नहीं थी, मैं तेरी दीदी नहीं थी। जब तू आया था तो क्या मतलब एक खिला नहीं सकती थी? तू मेरे यहाँ क्यों नहीं आया? तो इसका उठा। और हमने मन में सोचा कि क्या है, मतलब ये कि अब ये इतना इसलिए दिखा रही हैं। जन्माष्टमी थी तो अब सब लोग अंदर मंदिर था, दर्शन करने चले गए। हम बोले बाहर लेसन प्लान आने लगेगा। और वो दीदी आई, तू सबसे बड़ा भक्त है और तू बाहर बैठा, चल अंदर चल दर्शन कर। तो हमने कहा दीदी बहुत तीर मुझको यही दे दो करके। उन्होंने मेरा कान पकड़ा और खींचते हुए दे गई, सामने खड़ा कर दिया अंदर मंदिर में। हमने कहा भगवान जी हम स्वयं नहीं आए हैं तो ये मेरा अपराध न हो। तो समाज में बड़ी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि आदमी को बहुत आघात पहुंचता है। जब पहला दिन जब लगा क्लास में, पाठक जी थे, लक्ष्मीधर पाठक क्लास टीचर, इसमें उरई के थे, बुंदेलखंडी कहलाता क्या मतलब, वहीं की भाषा बोलते थे और बहुत कर्मकांडी थे। सुबह स्नान करने के लिए वाल्मीकि घाट पे आते थे, वहां और वाल्मीकि आश्रम में रहते थे। एक बाल्टा पानी वो पूरा रास्ते में अर्पित कर देते थे, एक बार। अब बहुत तो पहले दिन हुआ कि भाई माइका चुन लो, तो सब लड़कों ने वहां नाम कर दिया आगे। हमने तो कहा खुद ही कह दिया। तो उसके बाद में वो एकदम से पाठक जी सीरियस हो गए, कहने नहीं ये नहीं हो सकते, ये माइका नहीं हो सकते। तो हमें थोड़ा सा इल फील हुआ, कुछ चेहरे की रेखाएं बदली। तो उन्होंने कहा कि मियाँ मुंह न बनाओ, ये कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ये ट्रेनिंग कॉलेज है। यहाँ का मॉनिटर माने हमारा व्यक्तिगत सेवक। हम कहेंगे पानी लाओ तो मॉनिटर पानी पिलाएगा, हम कहेंगे चाय लाओ तो मॉनिटर चाय लाएगा। पान बहुत खाते थे, हम कहेंगे पान लाओ तो मॉनिटर पान लाएगा।
और तुम्हारा छुआ हम खाइए नहीं। बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम्हारा छुआ हम खाएंगे नहीं तो तुम गाय के मानिटर बोलो। ठीक है, तो हमने राम कुमार शुक्ला का नाम बता दिया, हो गए। अब उसके बाद में प्रतिभा को तो मुखरित होने के अवसर मिलते ही हैं। बिल्कुल। तो वो काफी कुछ रजिस्टर बनने थे, एक स्टाइपेंड रजिस्टर बनना था, क्योंकि हम सरकारी टीचर थे तो हमको 70 रुपये स्टाइपेंड मिलता था। वो सब नहीं बना पाए तो बुलाया हमको पाठी जी ने, ये रजिस्टर सही करो भाई। हमने कहा सर हमारा काम नहीं है, तो मॉनिटर का काम होता है, ठीक है, ये हमारा काम नहीं। बड़े सम्मान से कहा, वो देखने लगे, कहने तुम जो हो वो हम सब जानते हैं, तुम्हारे अंदर क्या है और चलिए बनाओ। गुरु तो मानते हो, हमने हुकूमत कभी वो ही नहीं देते कल्याण की। इतना ज्यादा भेदभाव। एक बार उसमें वाद विवाद प्रतियोगिता हुई, उसमें सारे बीटीसी स्कूलों के छात्र बुलाए गए। पांडुनगर में महिला दीक्षा विद्यालय था, तो हम लोग कुछ पहले पहुंच गए। उसमें जे के मंदिर जो है, इसके बैक साइड पे पांडुनगर है, बैक साइड पे वो दरवाजा नहीं लगा था, एक ऐसे भीड़ हंगाम खड़ा था, तो उधर से हम लोग निकल के मंदिर बैठे जाते। पाठक जी अपने पूजा अर्चना कराए, बैठे, और बैठे बैठे कुछ बातें जो चली तो कुछ ज्यादा वैसी हो गई आध्यात्मिक। चूंकि हम इसके पहले जब हमने एजुकेशन हमारी हुई DA कॉलेज तिरवा में, तो हम रहते थे गांव में, तो एक हमारे ब्राह्मण परिवार से बड़ा संपर्क हो गया। तो एक ओम प्रकाश मिश्रा थे, वो शास्त्री कर रहे थे, तो उनके साथ बैठते थे, अक्सर जो है तो बातें होती रहती थी। तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि पाठक जी ने कोई ऐसी बातें कही, हम उनको बताने लगे, तो वार्ता जो है आध्यात्म की ओर चली गई थोड़ी सी जी। तो हम बोलते गए, वो सुनते गए, हम बोलते गए, वो सुनते गए। तो बाद में बोले थे तुम मुस्लिम हो? हमने कहा इसमें क्या है? बाद में कहने का मुस्लिम ऐसे ही होते हैं। तो हमने कहा उनके कुछ अलग होता है। कहते रहे तुम मुस्लिम नहीं हो, तुम पंडित पूरी पंडित पूरी। और उसके बाद में गए, फिर हमसे कहा कि देखो हम तुम्हारे कमरे में आए, हम कहें जल पिलाओ, तो जल तुम्हें पिलाना, हम तो तुम्हारे हाथ का जल पीना चाहते हैं। वो आए, उन्होंने पानी पिलाया। फिर एक दिन खुद आए, कहने लगे कि तुम्हारी भाभी ने कचौड़ी बनाई है, चलो आ जाना। तो हम और कृपा चक्र चतुर्वेदी जी लोग गए, तो उन्होंने उन्हीं के वाल्मीकि आश्रम में ही बैठ करके कचौड़ी खाई। तो मतलब इतने, मतलब एक तरीके से हम उनके भक्त थे, लेकिन वो हमारे में भक्त हो गए। हमसे कहते थे। तो संसार को बहुत रूपों में बदलते देखा है। तो ठीक है, मैं अपनी बात है ना, क्योंकि पता है काफी बात इस मेरे प्रश्न में कई चीजें आ चुकी है, समय ज्यादा मैं किसी का नहीं लूंगा, पर मैं यही पुस्तक तो मैंने कई चीजें और पढ़ी है, लेकिन मैं भी समय इतना नहीं है कि हम और मतलब आपको एक जो विद्यालय में जहाँ की प्रबंध समिति का प्रबंध समिति में, वहाँ भी आपके साथ थोड़ा भेदभाव हुआ कि आपको हटाने की साजिश वहाँ पर भी की है। तो ये जो जातिवाद है वो ऊपर से नीचे तक है, कहीं ना कहीं ऊपर भी और नीचे नहीं। आपके बारे में एक बात कहूँगा कि हमको नफरत का पहाड़ न कभी याद हुआ, हम मोहब्बत से मोहब्बत के क्या। और अंत में एक बात की, हम सबको लिखना चाहिए, मतलब जीवनी लिखना चाहिए, आत्मकथाएं लिखनी चाहिए, क्योंकि हम लिखते हैं आत्मकथा के रूप में भले लिखते हैं, पर हम सिर्फ आत्मकथा को नहीं लिखते, बल्कि पूरे दौर को कहीं ना कहीं लिखते जाते हैं। उस समय की भाषा को, उन शब्दों को, उन कहावतों को, उस कल्चर को भी कहीं ना कहीं हम उन किताबों में दर्ज करते चलते हैं। तो इसलिए लिखा जाना बहुत जरूरी है।
और इतिहास कभी भी मरता नहीं है। अंत में किसी और का शेर है, मैं कह देता हूँ कि फूल मरता है मधुमास नहीं मरता, फूल मरता है मधुमास नहीं मरता, व्यक्ति मरता है विश्वास नहीं मरता। कह तो जाकर के लोगों कोई मौत से कि इंसान मरता है मगर इतिहास नहीं मरता। जिस सिलसिले में हम लोग चले थे क्रांति जी का, क्योंकि सबसे पुराना उनके पिताजी से जुड़ा जो रहा, वहाँ से वक्तव्य शुरू हुए थे। मैंने अपनी बात कही, जो 3 विषय पर नियुक्त वक्ता थे उन्होंने अपनी बात कही। अब मैं कहता हूँ ब्रजेंद्र सर, जिनके निवास और आवास में हम बैठे हैं, वो अपनी बात। मैं थोड़ी सी मैं बैठ के बोल नहीं पाता, मैं कभी बोल चलिए कोई बात नहीं, बैठ के बोल नहीं पाता। सर HBTI में प्रोफेसर हैं। जब तक मैं खड़ा नहीं होता मैं भी खड़ा होकर बोल ये थोड़ी सी कमी है प्रोफेसर होने के नाते। मैंने आज तक कभी बैठ के नहीं पढ़ाया तो ये है। और जब तक खड़ा नहीं होता हूँ तब तक मैं बोल नहीं पाता हूँ। ये कमजोरी है मेरी। हमको प्रखर जी ने एक PDF भेजा था, वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे जो आपका लेखन है, जो लिपिबद्ध किया है, वही था, वही मैंने पढ़ा, उसके ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन पढ़ते समय मुझे लगा कि जैसे मैंने जब पढ़ना शुरू किया, जनरली जैसे नहीं कोई एडिक्शन वाले नॉवेल होते हैं कि ये अरे अब आगे क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या, तो उसमें मेरी क्यूरियोसिटी थोड़ी बढ़ी, उसमें बढ़ती गई और जब तक खत्म नहीं हुआ। और ये मैंने कल रात में ही पढ़ा, क्योंकि ये कल शाम को हमारे पास है, कहने वो प्रखर ने भेजा है और उसमें ब्लू टिक तो आए ही नहीं, देखी ही नहीं आपने। तो मैंने कहा अच्छा ब्लू टिक नहीं आया, वाकई में मैंने नहीं देखा। फिर मैंने उसको रात में पढ़ा, जब पढ़ा तो पूरा पढ़ने के बाद ही मैं 30-40 पेज उसमें रहे होंगे मेरा ख्याल है पढ़ना। तो इतना सहज लेखन, मतलब लेखन भी इतना सहज हो सकता है। जैसे कि प्रेमचंद के लेखन में कई बार बिल्कुल जो चित्रण होता है वो चित्र उभर के सामने आ जाता है। उस तरह से ही मैंने जब उस अध्याय को पढ़ा तो उसमें आपके जो राजनीतिक विमर्श, आपके जो विचार रहे, उसमें पसोपेश की स्थिति काफी दिखाई दी कि रहें कि ना रहें। फिर लोगों का दबाव कि नहीं अब कोई ऐसा व्यक्ति दिख नहीं रहा है जो इस काम को कर सके, तो चलो हम ही देखते हैं, लोगों की बात मान लेते हैं। और कांग्रेस के जो उसका जो युवा कांग्रेस के हिसाब से जब शुरुआत की और अंत में उसमें जो नगर पालिका परिषद का पहली बार निर्माण होता है और उसके आप चेयरमैन निर्वाचित होते हैं, उसका जो जिक्र है वो बहुत ही साधारण भाषा में, भाषा बहुत साधारण है। ये वास्तव में जैसे जीवनी में लोग आमतौर से अपने जीवन के बहुत ही जो अच्छे पहलू, जो ब्राइट साइड होता है, उसका जिक्र करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि आपने उन चीजों को भी उसमें दर्ज कर दिया जो उस कालखंड में होने वाली जो घटनाएं हैं और जो परिस्थितियां सामाजिक हैं, वो भी बहुत साफ साफ बिल्कुल उनका चित्रण दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि सब हरा ही हरा है, मतलब उसके स्याह पहलू भी उसमें हमको राजनीति के दिखाई दिए और जिसका आपने उसको स्वीकार भी किया।
कि शायद मैं राजनीति के लिए एक उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। मतलब ये चीज आपने स्वयं स्वीकार की, क्योंकि राजनीति में जिन चीजों की उस समय जरूरत थी, 95 से 2000 के बीच में आप शायद चेयरमैन रहे हैं वहाँ पर। 95। हाँ, जो मैंने पढ़ा तो उसमें जिस प्रकार से इलेक्शन का जिक्र किया गया, उसके प्रचार प्रसार का जिक्र किया गया, और किस प्रकार से लोगों का सहयोग और विरोध सब कुछ है। मतलब केवल सहयोग ही उसमें दर्ज नहीं है, विरोध भी दर्ज है पूरी तरह से। पहाड़ों का जिक्र किया, उसमें जब बहुगुणा के उसमें चुनाव में आप गए और वो गढ़वाल बहुगुणा के खिलाफ जो चुनाव में प्रचार करने के लिए गए और किस तरह की विषम परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, फिर वहां से वापस आए और वहीं पर ऐसा महसूस हुआ कि शायद राजनीति जो है ये हमारे बस की बात नहीं है, हम जैसे लोगों के लिए उचित नहीं है। तो ये जो सफर है ये मुझे भाषा के स्तर पर और जो दृष्टांत उसमें आपने दृष्टांतों का वर्णन किया है, वो समकालीन परिस्थितियों का वास्तव में एक ऐसा चित्रण है जो लंबे समय तक, मतलब इसका मूल्यांकन होता रहेगा उस तत्कालीन परिस्थितियों का। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पर कोई दुराव नहीं, कोई छिपाव नहीं, और भाषा और दृष्टांतों को उस भाषा में लाना। हालांकि हमारे पास जो पीडीएफ था उसमें कुछ बर्तनिक त्रुटियां कह सकते हैं, जो स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ है, लेकिन मैंने भाव को समझा है उसमें। वो तो आने वाले समय में वो सुधर जाएगा, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता है उसको बिल्कुल निकाल करके, जैसे हृदय से निकाल करके बिल्कुल बाहर रख दी गई है चीजें। कोई चीज बनावटी नहीं दिखी मुझे, कोई अतिशयोक्ति नहीं दिखा, कहीं पर कोई भी चीज ऐसी नहीं लगी कि जो यथार्थ से अलग हो। तो इस तरह से जिन चीजों का वर्णन करते हुए आपने उसको लिखा और उन विचारों को मैंने जब पढ़ा तो वास्तव में मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात कि जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो अंत तक मैं वन गो में मैंने पूरा पढ़ा, मतलब उसके पहले क्योंकि मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया, बिल्कुल हमारा जैसा, जैसे ये चीज जो होती है कि हाँ आम व्यक्ति का जो एक चरित्र है, हमारा जैसा जब लगना शुरू हो जाता है तो लगता है देखें आगे कैसे हुआ, क्या हुआ। और वास्तव में ये परिस्थितियां जिसकी अनुभूति मैं कर रहा हूँ मुझे ऐसा प्रतीत हुआ। तो ये इन शब्दों के साथ राजनीतिक जीवन जो मैंने कहा, और प्रखर के लिए एक चीज है, इन्होंने अपनी प्रस्तावना में जो भी इन्होंने लिखा उसमें एक शब्द आत्ममुग्धता लिख दी है। मुझे इसमें थोड़ा परहेज है, क्योंकि आपने यथार्थ आत्ममुग्धता का शब्द का इस्तेमाल नूर साहब के लिए किया है। ये हमारे हिसाब से जब मैंने इसको पढ़ा तो ये शब्द उचित नहीं है। आप फर्दर उस शब्द को अगर हटा देंगे जी तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि कहीं पर भी यथार्थ आत्ममुग्धता भी मान लें तो वो भी कहीं नहीं दिख रही है। आत्ममुग्धता यथार्थ तो वैसे होती ही नहीं है। आत्ममुग्धता तो बड़ी अजीब सी चीज है कि हम अपने को बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वही मानने लगे, जो महसूस कर रहे हैं वही मानने। आप तो केवल यथार्थ है, हमें तो आप केवल यथार्थ दिखे, आत्ममुग्धता कहीं नहीं है, डाउन ही रखा है। हाँ, उससे नीचे रख, यथार्थ से नीचे रख कर सही आगे अगर सेकंड एडिशन तो वो जो आपने अपने उसमें आत्ममुग्धता का शब्द का इस्तेमाल किया वो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। बाकी पढ़ने में और जो चीजें आई वो तत्कालीन परिस्थितियों का जीता जागता एक बहुत अच्छा दस्तावेज मुझे महसूस हुआ। पूरी किताब तो मैं पढ़ नहीं पाया, इन्होंने जो भेजा था केवल उसी को पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्योंकि बिल्हौर से जहाँ से सफर शुरू हुआ था और नूर जी का जो जीवन जहाँ पर अधिकांश रहा, वहाँ से ही उनके विद्यार्थी भी रहे
गुरु मानते हैं, गुरु मानते रहे। बहुत कुछ जानते हैं हमारे बारे में। हाँ, बहुत अनुभव है हमारे। तो आपका बहुत ख्याल भी रखेंगे अपना वक्तव्य देते हुए। ये ये अनुराग अवस्थी मार्शल जी हैं, बहुत ये अच्छे पत्रकार हैं। बिल्हौर प्रेस क्लब के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। दोनों हेलो कार्ड भी निकाला था, तो उसको पूरी इनकी देन थी। पूरी देन इनकी। प्रमोद तिवारी जो है इनको दे गए अपनी लेखनी विरासत में। बिल्हौर प्रेस क्लब के वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और नूर सर के साथ भी उन्होंने एक अखबार शुरू करने की भूमिका बनाई थी। मैं चाहूंगा उसके विषय में भी आप बताइएगा। जिस विचार, जो कोई भी अखबार होता है, जैसे हम लोग प्रताप में गणेश शंकर विद्यार्थी की नीति के विषय में सुनते समझते हैं, ये अखबार शुरू ऐसे हुआ था कि 3 लोगों ने गंगा जी में खड़े होकर कुछ कस्में भी खाई थी। तो मैं चाहूंगा हमारे बहुत सी लोग साक्षी हैं। आप उधर आ जाइएगा सामने। नहीं, अच्छा कुमार आइए। परम आदरणीय नकवी साहब, मेरे बड़े भाई, मित्र, गुरु और पिता की श्रेणी में रहने वाले नूर भाई जी, और आप सब प्रबुद्ध लोग। मैं घर पर था, पकड़ का फोन आ रहा था। ये रवि वाजपेयी जी हैं जो सांसद अशोक रावत जी के प्रतिनिधि हैं, ये मेरे साथ बैठे थे। तो मैंने जैसे कहा वहाँ चलना है, इन्होंने कहा कि भैया मैं भी चलूँगा। नूर भाई का नाम मैंने बहुत सुना है और शायद मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो मैं चलूँगा। मैं ज़्यादातर किसी जगह रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ देखने चलूँगा। जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। बेसिकली मेरी नज़र में दुनिया में सबसे मुश्किल काम सरल होना है। सरल होना बड़ा कठिन काम है, और हमको अगर सरल रहना आ जाए या सरल होना हमारे संस्कारों में हो, तो शायद ये दुनिया भी बहुत सरल हो जाए। जो इसमें क्रॉनिक और जो इसमें जटिलताएं हैं, जो राजनीतिक विद्रूपताएं हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो हम में से कोई भी आदमी, मैं स्वयं हूँ चाहे कोई भी वो आदमी, वो सरल होना बड़ा मुश्किल है। बस कैटेगरी तो ये है कि कौन कितना ज्यादा कठिन है। और मैंने जैसा कि नूर भाई को देखा और पाया, ईमानदारी से बातों को स्वीकार कर लेना, बगैर लाग लपेट के बातों को मान लेना, खूब तर्क करना, खूब गलत बात कर देना और उसके बाद स्वीकार कर लेना कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही कहा। मैं आप सब अपने लोग हैं। एक दिन के वाकये की आपको बात बता दूं। हम लोग प्रबंधक दुल्ला इंटर कॉलेज के कमरे में बैठे और भाजपा, सपा, योगी जी और ये सब बातें चल रही थी। अब मैंने कहा गुरु यार तुम क्यों नाराज हो, बताओ। गुरु बोले कि अरे यार पता चला सड़क पे जिसको चाहो उठा बंद कर दो, दोनों बवाल कर रहे हो। गुरु बात तो तुम्हारी सही है, थोड़ी तो छूट होनी चाहिए नए लड़के। लेकिन यार एक बात बताओ, स्कूल की छुट्टी हुई, 20 लड़कियां जा रही हैं और 4 लोफड़, 4 शराबी, 4 बवाली कमेंट कर रहे हैं, टांट कर रहे हैं। तो अगर पुलिस ने आकर उनके 2-2 मारे उठा बंद कर दिया तो इसमें क्या गलत? बोले हाँ बात तो सही है। तो जितनी सरलता से, जितनी आसानी से, मतलब ये किसी सरल व्यक्ति के ही बस का है, वरना हम लोग गलत से गलत बात पर, अब चाहे अपने घर के अंदर हो चाहे राजनीतिक मंच पे हो, बहस और विवाद करके चीजों को बहुत दूर तक ले जाते हैं। जैसा कि अभी बात हुई आत्ममुग्धता की, मुझे लगता है कि इस शब्द से परहेज करने की जरूरत नहीं है। हम में से हर आदमी कहीं ना कहीं आत्ममुग्ध होता ही है। अपनी उपलब्धियों पर खुश होना, अपने को, ये हमारा मानवीय गुण है, इसको हम कैसे छोड़ पाएंगे। और अगर जिसने इसको छोड़ दिया, जिसको वो कहते नहीं है कि आलोचना जिसने सुन ली, आलोचना जिसने समझ ली, निंदक नेरे राखी आंगन कुटी सवाएं। हम लोग तो पत्रकार हैं, लिखते हैं, जिसको विधायक को, सांसद को छोटा भाई मानो, जिसको बहुत प्यार दो, अगर कभी हचक के 4 लाइन लिख दी तो उसी दिन वो आंखें टेढ़ी कर लेता है। उसको लगता है यार ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये मेरे प्रशंसा में लिखे, इसने ये कैसे लिख दिया। तो ये जो जीवन इन्होंने जिया,
और ये जो बिल्लौर में इन्होंने चाहे पत्रकारिता की, ये पत्रकारिता जिसमें करते थे उसमें मैं इनका फैन था। लोग मुझे चाहे जितना अच्छा पत्रकार माने, जो इन लोगों के एक दो लोग और हैं जो इनके अंदर काबिलियत थी कि किसी भी धार्मिक मामले को, किसी भी आध्यात्मिक मामले को, किसी भी पर्यटन स्थल को जितनी शानदार तरीके से नूरुद्दीन साहब लिख देते थे, मैं 2-3 जन्म लेके भी नहीं लिख पाऊंगा। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। राजनीति जब इन्होंने की तो इन्होंने बड़ी ईमानदारी से की। मैंने वो दौर बहुत ज्यादा नहीं देखा इनका, लेकिन वो काल मैंने देखा। यह इनकी ईमानदारी ही है जो 5 साल चेयरमैन रहने के बाद आज भी इनके ऊपर कोई 5 रुपए की उंगली नहीं उठा सकता है। हमारे यहाँ ऐसे कार्यवाहक चेयरमैन हो गए जिनके लिए आज भी हंसी मजाक में लोग कहते हैं भैया भंगी की झाड़ू मंगाने तक में इसने जो है कमीशन खा लिया। तो ये बहुत ही मुफलिसी का जीवन भी बड़े मजे से जी लेते हैं। जरा सा आर्थिक संकट आ जाए, जेब में 10-5 हजार रुपए ना हो तो हम लोगों को लगता है अरे यार बड़ा खराब समय चल रहा है। तो मैं तो इनको बड़े निकट से देख रहा हूँ और कई बार मैं इनसे अपने तनाव में, अपनी किसी चीज में बहुत तेज बोल जाता हूँ और उसके बाद मुझे उसी शाम लिखना पड़ता है कि गुरु तुम मेरे बाप दाखिल हो, आज मैं जो बोल गया मुझे बड़ा अपार कष्ट है, भविष्य में ऐसा ना हो, ईश्वर करे मैं ऐसा कुछ बोलूं। जो अखबार हम लोगों ने कभी एक सपना देखा था, आमानुल उसका नाम हम लोगों ने अपने ग्रुप का रखा, 4 लोग थे उसमें। वो अखबार निकला भी। अंदर की बात यह है कि उसके कुछ एपिसोड छपे भी। हम लोगों में से एक व्यक्ति उस साथ हमारे नहीं खड़ा हो पाया, उसने अकेले उस कारवां को। और मैं स्वर्गीय प्रमोद तिवारी जी की एक बात याद करता हूँ, वो हमेशा कहते थे कि भाई मुर्दा आदमी को भी घाट तक ले जाने के लिए 4 आदमी चाहिए होते हैं। ये तो अखबार है, बड़ा काम है। दैनिक जागरण कभी दैनिक जागरण नहीं बन सकता अगर पूर्णचंद्र गुप्ता की 4 औलादें ना होती। ये उनके शब्द थे, मैं नहीं कह रहा। 5 लोग अगर ना होते, आप तो उस जागरण परिवार से ही है, नरेंद्र मोहन जी, महेंद्र मोहन जी, धीरेन्द्र मोहन जी, अगर ये 4-5 भाई ना होते तो वो कहते जागरण कभी जागरण बन ही नहीं सकता था। तो मैंने उस आदमी के चरणों में रहकर अखबारबाजी की है, जिसको मैं, उनसे अच्छे भी पत्रकार होंगे, लेकिन मैंने अपनी नज़र में लखनऊ दिल्ली तक, आज मैं बहुत संपादकों के साथ बैठता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन उनके जैसा खरा, उनके जैसा ईमानदार और उनके जैसा निर्भीक पत्रकार मैंने नहीं देखा। आपको भी वो बहुत अच्छे से जानते और चाहते थे। उस अखबार को अब दोबारा जिंदा करने का एक सपना हम लोगों ने फिर देखा अभी 6 महीने पहले, हमने, गुरु ने और आशुतोष जी ने, और हम लोग ये प्रयास करने जा रहे हैं, अगर ईश्वर की कृपा रही। कई बार ये निराश होकर अपनी बीमारियों, इनके पास 2-3 बीमारियां भी हैं, उनमें एक बीमारी ये है कि अपने को बीमार बता देना भी इनका एक शौक है। तो मैं इनसे कहता हूँ तुम यार युवा हो, तो बीमार हो ही नहीं, तुम चक्कर पड़ रहे, तो जरा सा वो मैं यार बस चला चली की बेला है ये वो। तो कल प्रभाकर जी से मेरी बात हो रही थी, इलाहाबाद जा रहे, बोले भैया इलाहाबाद में तुम चले जरूर जाना, वैसा है वैसा है। हमने कहा यार गुरु के अभी मुझे कम से कम 5-10 साल चाहिए, क्योंकि मैं अखबार तभी निकाल पाऊंगा जब ऑफिस में बैठ के गुरु उस पूरे अखबार को देख रहे होंगे, मैं भीड़ में घूमूंगा। तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी है, ऐसी शख्सियत है जो यही बात पर एक और मैं रहस्य उद्घाटन कर दूं। मेरे अपने पिताजी जो 93 वर्ष के हैं और जेलर रहे हैं, और ईश्वर कृपा है कि आज भी इतने सक्षम है कि उनसे हाथ मिलाने के बाद सामने वाला कहता है अरे देव साहब आपका हाथ तो अभी वैसा ही है। उनके साथ इनकी 4-5-6 सीटिंग हो गई। तो इन्होंने मुझसे कहा यार मैं, पता नहीं बड़े भाई कहते हैं क्या कहते हैं, यार मैं इन पे लिखूंगा यार, इनका तो यार पूरा जीवन इतिहास बड़ा अजीब तरीके का है। ये यहाँ उस जमाने में अंग्रेजों के समय में फर्रुखाबाद पढ़ने चले गए और वहाँ इन्होंने जो है झंडा फहरवा दिया, वहाँ ये हुआ। उसके बाद उनकी भी जेल की जिंदगी अगर ईश्वर की कृपा रही और इनकी लिखी हुई किताब आ गई तो आप ऐसे ऐसे किस्से सुनेंगे जो आप दंग रह जाएंगे। मतलब वो अंग्रेजों के जमाने की ये ऐसी चीजें आना बहुत जरूरी है, वो तो बहुत ऑथेंटिक। मतलब उन्होंने जेल के अंदर, उनका कहना था कि बाउंड्री वॉल के अंदर आए तो आप भूल जाइए कि आप कितने बड़े गुंडे हैं, कितने बड़े माफिया हैं, कितने बड़े विधायक सांसद हैं। इसके अंदर जेल मैनुअल काम करता है, डीएम भी आ जाएगा, सांसद मंत्री भी आ जाएगा, इसके अंदर जेल मैनुअल से ही वो काम होगा। तो गुरु ने बहुत काम कर डाला है, मुझे लगता है शायद अगले 2-3 महीने में वो किताब भी आ जाएगी और वो अखबार भी जो इनके ही आशीर्वाद से हम लोग निकाल पाएंगे। समाज में बहुत लोग हमारे साथ खड़े होंगे, बहुत लोगों का सहयोग चाहिए होगा,
ईश्वर चाहेगा तो 3 महीने के अंदर हम लोग या तो हेलो कानपुर को दोबारा रिव्यू कर चुके होंगे, और या तो मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, ये किताब और इसमें लिखी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन ये एक ऐसा सच्चा, सरल और सहज इंसान है कि उसका अगर 10-20% भी हम लोग हो जाएं तो न केवल हमारे घर परिवार में बल्कि समाज में बहुत सी दिक्कतें खत्म हो। थैंक यू। कार्यक्रम का अंतिम चरण है, हम अपने मुख्य अतिथि को सुने। उससे पहले 2 वक्ता शेष हैं। एक तो नूर इदरीसी जी पर एक कविता भी लिख करके आए हैं, तो हम ये चाहते हैं आप अपनी बात जो है कहें, कविता से शुरू करें और बहुत कविता से ही शुरू कर दें, कविता लास्ट में रखें। तो बहुत संक्षेप में जो है जी इनका परिचय भी आप बता दें, और सर के रिश्तेदार भी हैं, कानपुर में रहते हैं और गजलें लिखते हैं, कई किताबें प्रकाशित है। साहब हमारे रिश्तेदार तो हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, और हमारा इनका साथ है करीब 50 साल का। पिछले 50 साल से साथ अच्छा पारिवारिक संबंध कई पीढ़ियों से हैं। मतलब ये समझिए कि हमारी वाइफ जो है, इनकी खालाजात बहन हुई है, और उन्होंने जो इंटर का एग्जाम दिया है वो इनके घर में ही रह के दिया। तो बिल्कुल इनके बड़े भाई थे, उनसे बड़े अच्छे संबंध थे, अभी भी पूरे परिवार से वैसे ही हैं। और एक संस्था है अंजुमन इदरीसी करके, जब आप चेयरमैन थे वहाँ के बिल्हौर के, तो इन्होंने फंक्शन वहाँ रखा, इदरीसी महासभा, इदरीसी महासम्मेलन। अच्छा, हमारा इनका परिचय नहीं था तब तक। तो ये घर आए, हम पंजाब नेशनल बैंक में सीनियर मैनेजर से रिटायर्ड हैं, तो हम बैंक गए हुए थे, तो ये घर गए, तो हम थे नहीं, दिन में वैसे भी नहीं मिलेंगे, बैंक में ही मिलेंगे, तो ये वापस चले गए। ये उसके लिए इनवाइट करने आए थे सम्मेलन के लिए। तो ये लोग घर गए, तो बड़े भाई ने इनसे पूछा कि वहाँ गए थे अमित के पास? कहने लगे गए थे लेकिन वो मिले नहीं। तो कहने लगे कि अंदर गए थे कि बाहरी से वापस आ गए? इन्होंने कहा बाहरी से वापस आ गए। तो कहने लगे अंदर तुम्हारी बहन बैठी है, उससे नहीं मिले थे यार। तो मतलब ये बिरादरी की बात तो है कि, क्योंकि ये युवक कांग्रेस में थे तो बिरादरी से ज्यादा ताल्लुक नहीं था इनका। इनके बड़े भाई इलाही साहब थे, इलाही भट्ट साहब, उनका ज्यादा ताल्लुक था। ये तो इनको आना था तो आ गए। और फिर करीब 1999 से लेकर के 2010 तक आप प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मैं जनरल सेक्रेटरी रहा। तो जहां भी जाना होता था तो ये जोड़ी साथी साथ जाते थे, नूर इदरीसी, अमीर इदरीसी। अच्छा, इनकी प्रेरणा से ही हमने वो संस्था ज्वाइन की थी, और इनके साथ रहते ही जो सामाजिक काम वाली बात बता रहे हैं कि इनकी प्रेरणा से ही जो फंड बना था, एक बैतुल माल कहते हैं, आप बेहतर जानते हैं, तो बैतुल माल बना करके 30 लड़कियों की शादी कानपुर में करवाई गई है, उसी बैतुल माल के पैसे से। जो गरीब लड़कियां थी, जो यतीम थी, तो आप शायरी सुनाइए वो अपनी। शायरी सुनाइए। ये अभी चलते चलते हमने मुश्किल से आधा घंटे पहले ही लिखी है। अरे क्या बात, कोई उसका शीर्षक है नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, जानता है जमाना वो मशहूर है, जानता है जमाना वो मशहूर है, वक्त है सुबह का नूर ही नूर है, वक्त है सुबह का नूर ही नूर है। अब हम हिंदी और उर्दू और फारसी जो पब्लिक की समझ में आए वो चीजें इस्तेमाल करते हैं, उर्दू की कर लेते हैं, फारसी की भी कर लेते हैं। अब हिंदी के कुछ शब्द अगले शेर में है, युद्धरत उम्र भर जालिमों से रहा, युद्धरत उम्र भर जालिमों से रहा, एक कदम जंग में वो न पीछे हटा। युद्धरत उम्र भर जालिमों से रहा, एक कदम जंग में वो न पीछे हटा, हर अंधेरी जगह जा जलाया दिया, हर अंधेरी जगह जा जलाया दिया, घाव मजलूम का चाव से है सिया,
घाव मजलूम का वाह। चाव से है सिया, एक कलमकार को मान जो है मिला, एक कलमकार को मान जो है मिला, वो प्रखर का बहुत आज मशहूर है। तो हम लोग बड़े भाई के लिए जा रहे हैं, अब पता लग गया तो हमने कहा आएंगे तो चेन्नई से आए। ये पुस्तक भी अपनी भेंट करना चाह रहे थे नकवी साहब आप। अच्छा अच्छा। नहीं तो है रफी साहब को इंटरव्यू में नहीं है कोई साहब। और है हाँ। अरे ठीक है ठीक है सर। नहीं, आपको तो इसलिए भी देना चाहिए था कि आप उसकी आलोचनात्मक जो भी है चीजें कार्यक्रम में नूर सर के पौत्र भी आए हैं, हालांकि उन्होंने कुछ बोलने से इनकार किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ उनकी भी मौजूदगी है। और ब्रजभूषण सिंह परिहार जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप इन्हें मिली। ये संक्षेप में जो है अपनी बात विचार रखना चाहते हैं, क्योंकि कार्यक्रम से तो ये परिचित केवल जानकारी के तौर पे थे, नूर सर से परिचित नहीं था, न किताब इन्होंने पढ़ी, लेकिन इस कार्यक्रम में जो कुछ आपने बीज बोए उसके फल इन्होंने जो खाए उसके बारे में बताएंगे इनको कैसा क्या लगा, वो बात अपनी रखने जा रहे हैं। पुस्तक पर चर्चा नूरे सफर के बीच में उपस्थित हमारे सारे प्रबुद्ध जन, ये सही बात है कि प्रखर में हमें कोई पीडीएफ नहीं मिल रहा, लेकिन हमने पुस्तक को सरसरी तौर पर 1 मिनट इन्हीं से मांग करके देखा, लोगों के वक्तव्य सुने, बहुत सारी चीजें अपने आप संप्रेषित हो गई। एक शब्द पर थोड़ा सा आप लोगों की बातें भी सुनी। आत्ममुग्ध, लेखक आत्ममुग्ध, क्या प्रत्येक व्यक्ति आत्ममुग्ध होता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति किसी को आत्ममुग्ध नहीं कह सकता, क्योंकि आत्ममुग्ध फिर वो सरल नहीं हो सकता, सहज नहीं हो सकता। आत्ममुग्ध वही व्यक्ति दूसरा कह सकता है जब बहुत जमीनी लेवल पर जीवन को देखा गया। और वैसे कोई भी पुस्तक का लेखन, मुझे लगता है किसी भी लेखक का पूरा रक्त मांस मज्जा है, उसके जीवन की बड़ी गहरी अनुभूति है जिसको जी करके उसने बाहर निकाला है। पाठक तो 1 घंटे 2 घंटे में पढ़ करके एक 60 साल 70 साल के जीवन के अनुभव को पा जाता है, इसलिए पुस्तकें बड़ी बहुमूल्य हैं। लेकिन आजकल तो सदन में पुस्तक पढ़ने की रोक लगी हुई है, पुस्तक खोल के ना पढ़ना है, नहीं बोले बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो जीवन, महादेवी वर्मा ने कभी कहा कि मैंने जीवन तो बहुत देखे लेकिन मुझे साधारण कोई न मिला, क्योंकि सबसे कठिन है साधारण होना, सहज होना, सरल होना। भगवान बुद्ध की तो इतनी बड़ी शोध में अंतिम शब्द ही यही आया कि सहज हो जाओ भाई, सरल हो जाओ, सहज हो जाओ। सहज व्यक्ति सारे कॉम्प्लेक्सेस से मुक्त हो जाता है, एक ऐसे मुक्ति के मार्ग पर खड़ा हो जाता है जहां पर उसे सिर्फ और सिर्फ जीवन दिखता है कि जीवन है उनका जो दिए जैसे जलते हैं, और जीवन है उनका जो कष्टों में पलते हैं, और जीवन है उनका जो दूसरों के हित जिए, और जीवन है उनका जो परहित में विष पिए। तो एक लेखक समाज की तमाम विषमताओं को, विद्रुपताओं को महसूस करता है और फिर उस पीड़ा को जीता भी है। लेखक से ज्यादा दर्द धरती में कोई भी इंसान नहीं जीता। सबसे ज्यादा अगर कोई दर्द जीता है, अगर ईरान पर भी हमला हो रहा है, उसका दर्द एक लेखक जी रहा है। अगर उसके साथ कोई भेदभाव हो रहा है, उसकी पीड़ा भी वो जी रहा है।
लेकिन पीड़ा से ही तो दर्द, उस पीड़ा के दर्द से ही तो साहित्य का सृजन होता है। अगर पीड़ा नहीं होगी कि जिसने जितनी पीड़ा भोगी उसने उतना ही जीवन को पहचाना, और वन गमन राम की पीड़ा से जगने तभी राम को जाना। नहीं तो वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। अगर दर्द नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि कविता जन्म स्वतः ले लेती है जब बहती है आंसू की अविरल धारा, और वाणी सत्य सत्य सब कह देती है जब बहता है नैनों से पानी धारा। तो जिसने दर्द भोगा है, जिसने पीड़ा भोगी है, लेकिन उसका जीवन भी सफल हुआ है, सार्थक हुआ है। कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वो दाना जो कभी ड्राइंग रूम में सजा रखा है केवल दानी रह जाता। इसीलिए इतिहास कभी अमीरों का नहीं बनता। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो न जाने कितने पूंजीपति बैठे बैठे बंगलों में मौज कर रहे होंगे, न जाने कितने लोगों ने अंग्रेजों से दलाली के पैसे खाए होंगे। लोगों ने कहा होगा कि देखो ये कितने बड़े आदमी बन गए। लेकिन इतिहास उनका बनता है जो धूप सहते हैं, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। तो नूर भाई, आपने जीवन जिया नहीं, आपने जीवन को ढोया नहीं, आपने जीवन को जिया है। आपके सपने शेष है। देश आपकी आवश्यकता महसूस कर रहा है। यहाँ पर सारे प्रबुद्ध जनों के संबोधनों से पता चला कि आपकी आवश्यकता अभी भी समाज महसूस कर रहा है। और आप तो जीते जागते भारत है कि 1980 का भारत, 1990 का भारत, आपके इस नूरे सफर से हम लोग परिचित हो रहे हैं कि कैसे प्रेम थे, कैसे समाज रहता। भेदभाव जो कड़वाहट में बदल गया, कि अब लगता है कि हम इसको खत्म कर दें। जो हमसे सहमत नहीं है उसको खत्म कर दे। जबकि असहमति का सम्मान होना ही सहजता है, सरलता है, वास्तविक लोकतंत्र है और वास्तविक जीवन है। और जिसने पत्रकारिता की, जो चेयरमैन रहा, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, वो तो वैसे बहुत तपाया है, बहुत जमीन से निकला है, वो तो जीवन की गहराई से जानता है। तो एक बार मैं आपको पूरा दीर्घायु होने की पिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, ईश्वर आपको सदैव स्वस्थ रखे और आप समाज में इसी तरह का सकारात्मक संदेश देते रहे। सभी प्रबुद्ध जनों को मैं सादर नमन, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा कि कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने अवगत कराया था कि जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं सईद नकवी साहब, कानपुर के वरिष्ठतम वकील हैं और ऐसे अधिवक्ता जो हसरत मोहानी को जिंदा रखने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। तमाम किताबें आपकी आ गई हैं। इनका बिल्लौर से एक रिश्ता ये भी है कि नगर पालिका अध्यक्ष रहे प्यारे साहब के वे रिश्तेदार हैं। बिल्लौर आना जाना लगातार रहा, तो बिल्लौर से वो अपरिचित नहीं है। और सबसे बारीक नज़र से जो किताब अगर पढ़ी है और सीमित समय में पढ़ी है तो वो नकवी साहब ने पढ़ी है, क्योंकि इनके जिज्ञासा भी थी कि आखिरी पृष्ठ पर जो कविता है वो किसके लिए लिखी है। तो मैं चाहता हूं कि कार्यक्रम का जब हम अंत कर रहे हैं तो इस कड़ी में न सिर्फ बिल्लौर, न सिर्फ नूर साहब, न सिर्फ यहाँ का कार्यक्रम, किताब की तब्दीलियों पर, इन पर आप अपने विचार और बात रखें। मैं ये संबोधन मैंने सर के लिए कहा क्योंकि मुख्य अतिथि हैं, वो अपनी बात रखेंगे तो शायद आप सुन नहीं पाए। मैंने कहा वो जो कविता आपने लिखी आखिरी पे पृष्ठ पे, उस पे एक प्रश्न आया था कि ये कविता किसके लिए लिखी है, क्या अपनी पत्नी के लिए? जिज्ञासा आई थी सर की। ये किताब पूरी उन्होंने 2 दिन में पढ़ी। बहुत अच्छी कविता है, किसके लिए लिखी? उनकी मातृ की। तुम्हारी याद आती है। जी 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 खुलासा करिए। बहुत खुलासा न कर दीजिएगा। देखिए ऐसा होता है जीवन में, बहुत से क्षणिक प्रसंग भी होते हैं और जिनकी एक निर्धारित सीमा होती है। ऐसा ही एक प्रसंग रहा होगा कोई विद्यार्थी जीवन में, तो उस पर हमने 4 छंद लिखे थे। बहुत अच्छी कविता है। तो बिना चीनी की चाय कौन लेता है? पाठक अंदाजा लगाए और नूर साहब सुनाए। वो जो
इसमें जो एक जीवन का संस्मरण है ये, इसको हमने काव्य रूप में लिख दिया है। तुम्हारी याद आती है, सितारे जब चमकते हैं गगन में फूलझड़ी बनकर, हवाएं गीत गाती हैं किशन की बांसुरी बनकर, घटा जब अपनी चूनर सप्त रंगों से सजाती है तुम्हारी याद आती है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फिर से पढ़िए आगे। फिर से की पढ़िए, बांसुरी जी, बनकर। हाँ। गगन में तुम्हारी याद आती है, सितारे जब चमकते हैं गगन में फूलझड़ी बनकर, हवाएं गीत गाती हैं किशन की बांसुरी बनकर, घटा जब अपनी चूनर सप्त रंगों से सजाती है तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद आती है। क्या बात है भाई नूर साहब, बहुत अच्छा। सुमन को गोद में लेकर लचकती जब कोई डाली, मचलती पंखुड़ी पर जब तितलियां हो के मतवाली, और भ्रमर गुंजन से सम्मोहित कली जब मुस्कुराती है अरे वाह, तुम्हारी याद आती है। तुम्हारी याद। ये दो छंद अलग रूप में हैं। अब दूसरा ये है कि विदाई की दुखद बेला, व्यथा पीड़ित पीड़ा से आहत स्वर, है बिछड़ा बीत बचपन का छुटा बाबुल का प्यारा घर, दुल्हन जब बैठ डोली में पिया के देश जाती है तुम्हारी याद आती है। बहुत अच्छा। अचानक हाथ से गिरकर खिलौना जब कोई टूटे, सुमन मुरझा के डाली से गिरे और धूल लौटे, लिपट कर लाल चूनर में जब अर्थी कोई जाती है तुम्हारी याद आती है। मैं समझता हूँ कि सारी बातें हो चुकी हैं और किताब के बारे में, लेकिन मैं किताब से मुतमईन नहीं हूँ। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, मैं मुतमईन नहीं हूँ। सुनो भाई, मैंने आपकी जिंदगी के बारे में सिर्फ एक शेर में मैं एक मिनट सर। है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब देखिए ठहरती जाकर नजर कहाँ। ये जिंदगी का इतना मुद्दा रहा है और आखिर में इनकी नजर जो वाकई में किसी जगह पे ठहरी है तो वो टीचिंग है। जैसे लेनिन ने कहा है कि अगर वो पेशा अपनाए कोई अपनी जिंदगी में, जिससे अपनी जीविका भी चलाए और उसको की सेवा भी करे, तो टीचिंग से या डॉक्टरी से इससे बेहतर कोई पेशा होता नहीं। मैं मुतमईन किताब से इसलिए नहीं हूँ कि इनको खुद अहमियत नहीं हुई उस किताब की कि कितनी अहम किताब में लिख रहे थे। ये किताब ऐसी थी कि जिसमें पूरा चित्रण इनके जीवन के साथ साथ पूरे उस समाज का चित्रण हो रहा था। अगर थोड़ा सा इनके पास समय होता और साधन होता इस तरह का कि व्हाट्सएप पर ना चलती बल्कि एक स्टेनोमीटर होता और टाइपराइटर वाला होता, तो इस किताब को इतना अच्छा लिखा जा सकता था और इतनी अच्छी किताब होती कि कंपोजिट कल्चर की पूरी एक पिक्चर आ जाती। गांव के जीवन का जो जीवन है, जो कस्बाती जिंदगी है, उसकी हम तस्वीर देखना चाहते हैं आज भी। उससे अच्छा जीवन कोई होता नहीं कस्बाती जिंदगी से अच्छा। क्योंकि मुझे याद है आपका स्कूल जाना और स्कूल में झंडा फहराना और झंडा गीत गाना और वहाँ के ऊपर गीत गाने के बाद आनंदित होना, ये सब कस्बाती मुझे भी याद है। और आप कहते हैं कि दूसरा स्वतंत्रता दिवस जब था, मैं पहले स्वतंत्रता दिवस में था कि जब मैं झंडियाँ लगा रहा था और झंडियाँ लगाने के बाद, यानी मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आपको मैं एक साल पढ़ा हूँ। दूसरा स्वतंत्रता दिवस था जब हमने बहुत बड़े समूह के सामने बहुत छोटा गाना गाया था, लेकिन जो पहला स्वतंत्रता दिवस था उस दिवस में मैंने खूब झंडियाँ लगाई थी। आपने वो घर मेरा देखा है, ठीक चौराहे पे 500 के बीच में नुक्कड़ पर है, वहाँ के पास झंडा। लेकिन मैं एक चीज से बड़ा चकित था जी कि ये बनाया तो जा रहा है जी, लेकिन ये एक अंग्रेज की झंडा लगा रहा है। क्योंकि ये तो कान में था कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है जी। बाद में पता ही चला कि क्रिस्टोफर अर्थराइट हैं जो ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, जो हिंदुस्तान में रहकर बराबर आज़ादी की लड़ाई में हम लोगों का साथ दे रहे थे, वो खासतौर से बुलाए गए हैं और वो झंडा लहरा रहे हैं। अच्छा। तो वो वहाँ के ऊपर
पर वो साथ में थे उसके साथ ऊपर, और उन्होंने बहुत कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा काम किया था और बहुत किया था। लेकिन आपकी किताब पढ़ने के बाद मुझे इतना आनंद आया है, इतना आनंद आया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं बार बार सोच रहा था कि इसको अगर और विस्तार देखे और पूरी नक्शा खींच देते कि अपनी जिंदगी जैसे शनय शनय बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ी है, उसी हिसाब से जो वहाँ की तहजीब में जो तब्दीलियाँ आई हैं, जो तमाम चीजें हुई हैं, उसको भी साथ साथ में हो जाता है। यानी आपके जिंदगी का यानी शुरुआत जो हुई है वो ITI से हुई है। मैंने भी शुरू किया था ITI से, भाई मैं कह रहा हूँ बहुत कुछ मिलता जुलता है, जैसे और बाद में आपको जैसे कुएं के पानी का एक हुआ कि बहन को सर समझाया गया, बहन से कह दो कि भाई इसको कह दो यहाँ पे कुएं का पानी न भरा करेंगे, पंडित को घुमाएंगे। ऐसे मेरे साथ भी एक बार क्या होता था, बिल्कुल इसी तरह का, क्योंकि जज्बाती जिंदगी से मेरा बहुत ताल्लुक था। तो मुझे लगा ये कि इसकी इतनी खूबसूरत अंदाज से जिक्र किया है और इतना अच्छा गुजरा है वक्त, और इतने अच्छे तरह से अलग अलग इंस्टांसेस आए, टीचिंग के भी आए, पॉलिटिक्स के भी आए, जर्नलिज्म के भी आए हैं, और भी तमाम लोगों से मिलना जुलने का अच्छा सबका, तो ये किताब बड़ी मुकम्मल हो जाती है। और मैं कहूँगा नूर साहब कि आप अपने उम्र का ख्याल बिल्कुल मत कीजिए जी, आप एक बार इसको फिर रिवाइज करके बहुत तफसील पर लिखिए। मैं आप यकीन कर रहा हूँ कि अभी आप बहुत तंदुरुस्त और तवाना हैं, अभी आप फिर से कर सकते हैं और फिर से इसको कीजिए, और इसमें जो कमियां हैं इसको बल्कि एक दस्तावेज बनाइए उस गांव की तस्वीर का अपनी तस्वीर के साथ साथ, उस तस्वीर का अपनी तस्वीर के साथ साथ 50 साल के समाज की विकास यात्रा बन जाए आपके बजाय विकास समाज का यात्रा। जी। और कैसे पाक और साफ जिंदगी होती थी, जैसे कहते हैं ये नूर जैसे नाम, वैसे हर तरफ नूर फैला रहता होगा आपका, ये भी मैं बता रहा हूँ। यानी जैसे नूरानी अंदाज कहते हैं जिंदगी का, और नूरानी अंदाज से जिए आप, बहुत साफ सुथरी बेहतरीन खूबसूरत जिंदगी, पुरकशिश जिंदगी, जिंदगी, जैसे कहना चाहिए कि एक कामयाब तरीन जिंदगी जीना और कोई पछतावा नहीं कहीं के ऊपर भी। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि आपके मैं एक चीज और बता दूँ, आपको ये भी नहीं अंदाजा है कि आपके 2 स्टूडेंट हैं जो वाइस चांसलर बने हैं। एक तो स्टूडेंट का आपने नाम बताया, और एक स्टूडेंट के आपके उसमें लेटर है, परवेज कमर रिजवी, वो प्रोफेसर अलीगढ़ के, आपने उनको भी गाइड किया है, हाई स्कूल जो सबसे ज्यादा पढ़ाया है, और वो पूरी तरीके से नहीं लेकिन अप्रिशिएटिंग वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी का रहे, बहुत बड़ी बात होती है आपके स्टूडेंट। I know him very well, he is also a gentleman. नहीं है, और अगर तलाश किया जाएगा तो बहुत बड़े बड़े लोग मिल जाएंगे जो आपके पढ़ाए हुए होंगे। तो हमारा कहना ये कि आपकी बहुत कामयाब जिंदगी, लेकिन इस किताब को आप उस अंदाज से लिखिए, एक कंपोजिट कल्चर सामने आए और पूरे कदमाती जिंदगी में किस तरह से होता है वो तस्वीर हमारे सामने आए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा आपकी तस्वीर के साथ साथ। और मुझे तो लगता है कि जो आपका फ्लो है और जिस तरीके से शब्दों के उच्चारण है, कि आप खुद ही एक किताब लिख डालिए अपने जीवन पर, और अगले साल हम लोग फिर उसकी समीक्षा करेंगे। नहीं सर, नकवी सब जो अनुभव है, नहीं आपका बहुत लंबा अनुभव है, हमको मालूम सागर में सागर भर दिया, बिल्कुल स्पष्ट बात कही कि ये नूर इदरीसी का जीवन परिचय न हुए, ये 60 साल के समाज की एक विकास यात्रा का हम लोगों के सामने जीवंत परिचय हो जाएगा। और इनकी अदा भी यही है, ये जब हमारे फादर पे भी लिख रहे थे तो मैं देखता था ये कई बार ऐसे सवाल करते थे, मुझे लगता है क्या यार टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन ये कहते थे तुम नहीं समझ रहे हो मार्शल, मैं इन पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं उस समय जेलों की क्या पोजीशन थी ये मेरे दिमाग में, आज जेलों की क्या पोजीशन। और सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है। नूर बाबा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कंक्लूजन में कार्यक्रम अब समाप्ति है, मुख्य अतिथि ने अपना वक्तव्य दे दिया है और अब सब लोग रवाना होंगे और आप भी रवाना होंगे, लेकिन आपके दिल में जो भी बात हो, जो बच गई हो, जो आपको लगा हो कि ये पक्ष छूट गया या किसी ने नहीं कहा, या आप 90% बचा हुआ किताबें में। जी नहीं, किताब भी ये कह रहे थे कि किताब में अभी हमने बहुत कुछ छोड़ दिया है, तो हमने कहा 210 पन्ने तो हो गए हैं, अब सेकंड पार्ट इसका निकालना पड़ेगा। तो आपके दिल में जहन में जो भी जज्बात हो आप जाहिर करें।
एक बहुत ही छोटे शेर के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मंजिल जिन्हें मिली वो करे मंजिलों की बात, हमने तो बस राहों के जज्बात उकेरे हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत जीवन को मैंने जिस रूप में देखा, तो ये कोई एक सीमित बंधन नहीं है। जीवन के इतने रूप हैं कि आप उन सब रूपों को जान सकें, जी सकें, ऐसा अवसर नहीं मिलता। क्योंकि इंसान की अपनी जिंदगी में बहुत कुछ वो शामिल होता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। वो है संस्कार। प्रत्येक व्यक्ति को अपने पूर्वजों से, अपने माता पिता से जो संस्कार मिलते हैं, वही संस्कार उसके जीवन की जो राहें हैं उसी को वही सजाते संवारते हैं। मेरे वालिद साहब बहुत ही नेक और भले आदमी थे, बहुत ही नेक। लोग उनका नाम दे रखा था हरिश्चंद्र। कपड़ा के काम करते थे। उन्होंने हमें कभी आर्थिक रूप से संपन्न होने की बात नहीं की। लेकिन यहाँ तक है कि जब मैंने बीटीसी भी किया, पहले प्राइमरी स्कूल में टीचर था तो बीटीसी किया। बीटीसी करने के बाद में एक स्कूल की स्थापना की चौबिगई में, और उस स्थापना में जो मैंने पूरा योगदान किया, बहुत संघर्ष किए। गंगा जी के किनारे पतावर गाड़ देते हैं, जो लौकी खीरा करते हैं, वो पतावर के उस पर चढ़ती है। वो कुछ था नहीं, स्वयं अपने हाथों से 2-4 लोगों ने पतावर उखाड़ के रखी। कहीं बांस मांगा, कहीं कोई चीज मांगी, छप्पर डाले और छप्पर डाल के स्कूल शुरू कर दिया। मैं ट्रेनिंग करने गया तो उसके बाद वो स्कूल बेकार हो गया। मैं जो है एक्स्ट्रा टाइम पढ़ाता था। तो प्रचार के लिए हम जब निकले हैं तो हर गांव से लोगों ने बहुत विरोध किया। एक गांव था राजेपुर, वहां जब गए, वहां के प्रधान जी लक्ष्मीनारायण कटियार, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने जब उनसे कहा, बहुत ज्यादा कहा, तो उन्होंने कहा मास्टर साहब आप अपनी बात मत करिए, क्योंकि आप तो सरकारी टीचर हैं, आप ट्रेनिंग करके आए हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका पुनः जो है नियुक्ति आपकी चौबिगई में हो, और नहीं हो सकती है तो हमारे लड़कों को आप फंसा देंगे। तो हमने उन्होंने कहा नहीं देखते, तो बहुत कुछ कहा। अंत में उन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया। उनकी वो बात मुझको हृदय के अंदर तक बैठ गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मास्टर साहब, अगर आपको इतनी ही हमदर्दी है स्कूल चलाने की, अगर आपका यही चाहते हैं कि इस दूरस्थ क्षेत्र में कोई अच्छा कॉलेज बने, तो आप छोड़ दीजिए अपनी नौकरी और हम अपने पूरे क्षेत्र के बच्चे भेजेंगे। पता नहीं क्या क्या था, जज्बाती हो गए, भावुक हो गए। हमने वही कहते हैं जाओ बताने छोड़ दी। ये भी नहीं सोचा कि घर वाले क्या कहेंगे, हमारा आगे का जीवन क्या होगा, छोड़ दी। स्कूल चलाया, उसके बाद में उसको रिकॉग्नाइज करवाया जूनियर हाई स्कूल तक, 9th 10th प्राइवेट खोले। तो ये हुआ कि अब कम से कम LT या BEd तो होनी चाहिए, तो BEd भी किया, BTC भी किया, BEd भी किया, ITI भी किया, टाइपराइटिंग भी सीखी, सब कुछ किया। उसके बाद में मैंने उल्लेख नहीं किया है, जब स्कूल बहुत चलने लगा तो चूंकि उसमें कटियार लोग ज्यादा थे, तो वो क्षेत्रीय था, कैलाश नाथ कटियार ने काफी योगदान किया। तो फिर ये हुई कि
कोई कटिहार प्रिंसिपल लाया गया। मैंने सुना तो उसके बाद में प्रबंध समिति में मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी नियुक्ति एज ए टीचर परमानेंट है और एज ए हेडमास्टर है ये टेम्परेरी है, अस्थायी है। तो सबने कहा कि आप स्कूल चला रहे हो, आप ही करो। तो हमारे प्रबंधक जी थे कैलाश कटियार, उन्होंने कहा कि मैं ये कार्य लिखो सरसम्मत से किया था। मैंने सरसम्मत नहीं किए, आप बहुमत लिखिए, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। उन्होंने जब ये बात कही तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो प्राणी है, ये संसार का सबसे निरीह प्राणी है। क्योंकि लोगों को जब कोई रास्ता नहीं होता तभी कह देते हैं हमारी इज्जत की बात है, ये हमारी है, उसकी बात है। तो हमने वहाँ कहा कि आप ये लिखिए कि सर्वसम्मत से निश्चय किया जाता है कि प्रधानाध्यापक अध्यापक के स्थायीकरण का प्रकरण प्रबंधक जी अपने भेज। अब वो सारे मीटिंग के लोग बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि जो विरोध कर रहा है उसी को उन्होंने पूरा वो दे दिया। नतीजा निकला कि उन्होंने फिर उसको स्थायी कर दिया। तो अवसर बुलाते हैं, अगर हम उन अवसरों पर कुछ करें तो अच्छा है। बस एक चीज है कि जो बहुत रेयर हो गई है, बिल्डौर नगर पालिका में हमसे पहले आप नकवी साहब हैं, आपके बहनोई के बड़े भाई श्री अरसर हुसैन प्यारे साहब कामरेड, वो थे बहुत सुलझे हुए, बहुत शरीफ, बहुत सज्जन। उसके बाद में फिर लूट खसोट होने लगी जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये मेरी प्रथम प्राथमिकता रहा बिल्डौर की दशा को सुधारना। खैर वो किया, एक पैसे का दाग मुझ पर नहीं लग पाया, लेकिन मैंने एक चीज महसूस की। जैसे मैं चुनाव जीता तो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव थे, तो नरसिम्हा राव ने अखिल भारतीय एक सम्मेलन बुलाया, सारे भारतवर्ष के चेयरमैन वहां इकट्ठा हुए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अब वो इंडोर स्टेडियम था तो यूं बना होता है, सब गोल होता है, सबसे नीचे तो बड़े बड़े सोफे पड़े होते हैं, उसके बाद फिर सोफों की लाइनें होती है, फिर सोफेदार बेंचें होती हैं, उसके बाद फिर कुर्सी की बेंचें होती है, सबसे ऊपर एक 8-9 इंच की पटरी लगी होती है बैठने के लिए। तो वहां उत्तर प्रदेश को सबसे ऊपर जगह दी गई। अब वहां पर कई लोगों ने कहा कि बताओ महिलाएं बेचारी आई हैं, ये तो 8 इंच की पटरी पर बैठ नहीं पा रही हैं, ये कैसे होगा। मुझको मैं सहमत हुआ तो हमने सबसे कहा करो ना कुछ प्रयास करो। कोई नहीं, तो हम एक अधिकारी खड़ा था उसके पास गए, हमने उससे कहा कि ऐसा है कि यहाँ बड़ी दिक्कत हो रही है महिलाओं को और नीचे सब स्थान खाली पड़ा है, तो बैरिकेडिंग हटाइए, सबको अंदर बैठने दीजिए। उन्होंने नहीं भाई ये हमारी व्यवस्था नहीं है, ये है। दूसरी बार गए, फिर हमने कहा इस व्यवस्था को बदलना है। फिर मैं जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि नरसिम्हा राव जी अपने घर से चल चुके हैं, तब मैं गया उस अधिकारी के पास को नाम ने कहा देखो मैं यहाँ गेस्ट हूँ, मुझको आमंत्रित किया गया है, मैं स्वयं नहीं आया, और इसलिए अगर हमको आमंत्रित किया गया है तो अगर हमारे प्रति दुर्भावना है तो मैं इसको सहन नहीं करूंगा। मैं नरसिम्हा राव मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा, बहुत करोगे गिरफ्तार करोगे, इशारा कुछ नहीं कर पाओगे। तो जैसे समाचार मिला हमने कहा कि आप बैरिकेडिंग खोलते हैं कि मैं मुर्दाबाद नारा लगाऊं। उसने किसी अधिकारी से बात की और उसके बाद में बैरिकेड खोल दी। संघर्ष के समय मैं अकेला, और जब बैरिकेडिंग खोल दी गई तो सारे चेयरमैन कूद कूद करके और जाके वहां बैठे जा करके। तो उससे मैंने ये सीखा कि कम से कम अपने विचारों की ईमानदारी तो होनी चाहिए।
जब विचारों की ईमानदारी होगी तो हम उसका अपने अपने वैचारिक धरातल पर हम कार्य भी कर सकेंगे। तो ये तमाम जीवन के प्रसंग हैं। मैं कहाँ तक कहूँ कि पुस्तक में बहुत से लिखे, बहुत से छूट गए, लेकिन इतना है कि आज हमारे समाज की जो दशा है और उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने देखा था इसके पहले भी, लिखा भी है, हिंदू मुस्लिम और धर्मों के बीच में विभेद सिर्फ इतना था, छुआछूत थी बस, और कुछ नहीं था। हमारे बिल्डौर में तो चाहे यहाँ तक कि जो स्वीपर होता था तो उसको भी जो हमें सिखाया गया, चाचा कहो बाबा कहो, उसको नाम लेकर नहीं पुकारते थे, स्वीपर को भी। तो ये जो है ये संस्कार दिए गए थे। छोटे बच्चे थे, मोहल्ले में गोली खेल रहे हैं, कोई बड़ा बूढ़ा आ गया तो गोली जेब में डाली, खड़े हो गए, इतना अदब था। अब बहुत कुछ बदल गया है। अब हम ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ अपने पर ही विश्वास नहीं हो रहा है कि हम जो कुछ कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। तो मेरा सिर्फ एक ही है कि हमारे बीच में जो बैठे हुए हैं सब लोग, सब विचारवान लोग हैं। लेखक और कवि की बहुत जिम्मेदारी होती है। बहुत से लोगों ने समाज की दिशाएं बदली हैं, लेखकों ने, कवियों ने, नाटककारों ने समाज की दिशाएं बदली हैं, समाज की कुप्रथाओं को दूर किया है। तो हमें ये जागरूकता लानी होगी कि हमें अपने विचारों से तो ईमानदार बनना ही होगा और एक प्रयास तो करना ही पड़ेगा। मार्शल जी हमारे बैठे हैं, ये बाइस्कोप इनका एक निकलता है। ये बाइस्कोप में बहुत से ऐसे ही घटना लेते हैं और जिसका बड़ा सुंदर विश्लेषण करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम इतना तो कर रहे हैं कि समाज की या जो प्रशासनिक अगर कहीं पर त्रुटियां हैं या प्रशासनिक बात है तो उसको ये उसका एनालिसिस कर देते हैं, विश्लेषण कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ये प्रयास तो हम सब बुद्धिजीवियों को करना ही होगा। बस यही एक आशा है सबसे। और जीवन में का कोई भरोसा नहीं, 84 हो रहा हूँ। स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है, ये मत कहिए जीवन बिल्कुल कहना करना। अब वो पहला कही है कि मार्शल जी हैं, इनके पिताजी की जीवनी लिख रहा हूँ, तो उनका जेल का जीवन तो हमने सब लिख दिया। अब उसमें इनको समय नहीं दे रहे हैं, हम बीमार रह रहे हैं। अच्छा, जो दद्दू कहते हैं इनके पिताजी को, वो कारीपुर में रह रहे हैं, पहले बिल्डौर में थे। अब अगर बिल्डौर पहुंच गया, गर्मी आ गई, तो उनके साथ बैठ करके उनकी मेमोरी वगैरह इसको और पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आप लोगों ने आज लिखवा लीजिए सब। सर उधर बहुत 87 है, प्रेम दिया। 87 है वो, बड़े हैं आपसे, हमसे बड़े हैं। हाँ, उस मुझे वक्त मालूम है जब ये जवान थे तब आप दोनों लोगों के लिए वही बात है जो मेरे पिताजी स्वयं अपने मुंह से कहते हैं। कई बार वो कहते हैं मुझे तो कोरोना ने तोड़ दिया बिल्कुल। मैंने कहा आप खुद कहते थे जीवित शरदा शतम, मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। यूपी के सारे जिलों में जाता हूँ, वकालत करना है। बहुत एक्टिव है, हम लोग के सारे कार्यक्रम में आगे आगे रहते हैं। हम लोग ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत दिए है। बस भाई आपके घर से बहुत अच्छी है।